नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एफएम नोवेल्स एक्सप्लेनेशन में। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आदित्य चौहान ने अचानक मेज पटक दी और लगभग दहाड़ते हुए आखिरी शब्द बोल ही दिया। चेंग हुआई, जो अपनी दादी के पीछे छिपा था, इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सफ़ेद ज़ेड शतरंज वाकई करोड़ों का है? उसने इसे एक युवती को दे दिया था, उसे भी लगा कि वह पागल है। बैंक कार्ड समेत इसकी कीमत 5,000 मिलियन से ज़्यादा है। अगर तुम्हें सज़ा हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने समय तक जेल में रहोगे? आदित्य चौहान की बात खत्म होने के बाद वह दीवार से टिक गया और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। चेंग युआन ने गटकते हुए कहा, 5,000 मिलियन? ये बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि व्यापारी के पिता पुत्र ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया होगा और खूब पैसा कमाया होगा, इसलिए वे गर्व से लौटे होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी। जुआंग परिवार के पिता पुत्र पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां वे उन्हें छू नहीं सकते थे। जियाओ शिन, हालांकि इन चीज़ों की कीमत 5,000 करोड़ है, लेकिन इन्हें वापस ले लिया गया है। चेंग हुआई ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा ले गया। चूंकि तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तो क्या तुम्हें या इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए? चेंग युआन ने दांत पीसते हुए पूछा। भूल जाओ। जब मेरी माँ वापस आई और मेरी बीमारी के इलाज के लिए हज़ारों युआन उधार दिए, तो क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? आदित्य चौहान चेंग युआन को घूरते हुए और भी ज़्यादा शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। चेंग युआन भी आदित्य चौहान की आंखों से हैरान था। अगर आदित्य चौहान पुलिस बुलाने पर अड़ा रहता तो उनका बेटा कभी वापस नहीं आता। छोटा कछुआ पोता, तुम क्या कह रहे हो? मैंने नीचे से सुना है कि तुम मेरे बेटे को जेल में डालने वाले हो। चाची जूपेई सीढ़ियों पर चढ़ीं, उनकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। वह दौड़कर ऊपर आई, आदित्य चौहान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, दोनों आंखों से आग उगल रही थी। मैं तुम्हारी चाची हूँ। ये तुम्हारे चाचा हैं। ये तुम्हारे चचेरे भाई हैं। तुम्हारे शरीर पर जो है वह हमारे जू परिवार का खून है। क्या तुम जू परिवार का बदला इसी तरह चुकाते हो? इसके अलावा इस परिवार की मालकिन बनने की तुम्हारी बारी कब आएगी? जूपेई लंबी कदकाठी की हैं, उन्हें अपने दादा का वंश विरासत में मिला है और सप्ताह के दिनों में बहुत भारी काम करती हैं। इस तरह खड़ी होकर वह कृपालु लग रही हैं और उनका आभामंडल अद्भुत है। जू यूनफांग, इसे देखो, क्या तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है? जूपेई के डांटने के बाद वह अपनी माँ जू यूनफांग के पास दौड़ी। आदित्य चौहान ने बस एक तरफ उपहास किया। जू यूनफांग ने अपना मुंह खोला, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जूपेई सही था, आखिरकार वे अब भी एक परिवार थे और चेंग हुआई को जेल भेजना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और चीजें पहले जैसी हो गई हैं। उसने अपने बुजुर्ग पिता की ओर देखा और रमेश मेहरा ने आदित्य चौहान की ओर देखा। बच्चा बूढ़ा हो गया है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जिम्मा बच्चे को ही मिलना चाहिए। जाहिर है, रमेश मेहरा ने आदित्य चौहान को निर्णय दिया। जू यूनफांग, अपने आदमी को देखो, तुम अभी भी एक छोटी सी बात पर अड़ी हुई हो। जूपेई जल्दी में थी, ये देखकर कि आदित्य चौहान का इरादा दयालु होने का नहीं था। अगर यह आदित्य चौहान को तय करना होता तो क्या ये ठीक होता? जल मित्र समूह, 57,18,40,873 पाठकों का महिलाओं के वस्त्रों पर आने का स्वागत है। इस अध्याय का अंत अध्याय 16 हेलियोर इंटरनेशनल। अध्याय 16 हेलियोर इंटरनेशनल, एक छोटी सी बात। आदित्य चौहान मुस्कुराया। अगर उसके रिश्तेदार न होते तो वह कब का चेंग बैड को चाय पर पुलिस स्टेशन भेज चुका होता। लेकिन आदित्य चौहान थोड़ा मुस्कुराया, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस मामले को आगे न बढ़ाऊं तो यह असंभव नहीं है। ऐसा लगा जैसे उसने जाने दिया, लेकिन वह अगली बात की तैयारी कर रहा था। ओह, तुम सच में इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती? जूपेई की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, वह मेरा अच्छा भतीजा है। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। आदित्य चौहान ने चेंग हुआई की तरफ देखा और आगे कहा, मुझे इस मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब से मैं चेंग हुआई को अपनी संपत्ति में दोबारा घुसने नहीं दूंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि भविष्य में मेरी मां के कान नर्म न पड़ जाएं और जब समय आएगा तो दूसरे लोग अपने कान फोड़कर चेंग बाड का इंतजाम कर लेंगे। क्यों? शूपेई दंग रह गया। मुझे इस आदमी की चिंता है। अगर इसने आज कुछ चुराने की हिम्मत की तो कौन जाने आगे चलकर कंपनी के पैसों का गबन करेगा। लेकिन ये तो शूची है। आदित्य चौहान ने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। बस यूं ही मैंने एक समुद्री क्षेत्र का ठेका ले लिया है और एक रिजॉर्ट बनाने की योजना बना रहा हूँ। कल तुम मुझे ढूंढने शहर आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा। सच में? चचेरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया है।
शूची को उम्मीद नहीं थी कि यह सरप्राइज इतना अचानक आएगा। आदित्य चौहान जाहिर तौर पर उसका साथ देना चाहता था। आदित्य चौहान, तुम इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हो? शूपेई जल्दी में था। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि जुआंग परिवार और उसका बेटा अमीर थे। आसानी से 100 करोड़ सफ़ेद जेड शतरंज के मोहरे खरीद सकते हैं और करोड़ों लोगों के बैंक कार्ड बनवा सकते हैं, तो उपलब्धि कम कैसे हो सकती है? अगर आप उनके किसी रिश्तेदार को साथ ले जाएं, तो वे उड़कर शाखाओं पर चढ़ सकते हैं और फीनिक्स बन सकते हैं। लेकिन आदित्य चौहान तो उनका रास्ता तोड़ने वाला है। वह अपने बेटे का साथ देने के बजाय शूची का साथ देना ज़्यादा पसंद करेगी। क्यों? मैं पक्षपाती हूँ। अगर शूची ने मुझे इस बारे में नहीं बताया होता तो मुझे अंधेरे में रखा जाता। कौन जाने, तुम लोग पीठ पीछे गपशप करो और मेरे माता पिता तब तक इसे भूल जाएं। तुम्हारा परिवार, मैं उस समय जो कुछ भी किया था उसे कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य चौहान की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। उसने जूपेई को घृणा से देखा। जूची, तुमने ही तो छोटी सी रिपोर्ट बनाई थी। मैंने भी कहा था, ये बच्चा इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? शुक्र है, मैं बचपन में तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीदता था। कपड़े खरीदूंगी? जूची भी नाराज हो गई। अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे, पर तुमने तो बस गली के स्टॉल खरीदे हैं और साल में एक बार ही निकालते हो। 7 साल हो गए, 7 साल। इसी बात की वजह से हर रोज़ तुम मेरे घर आकर इसका फ़ायदा उठाते हो और मेरे माँ बाप ने मुंह पर कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, उल्टे, ये कमीने न बड़े होते हैं न छोटे। ठीक है, इसे इतना मत बताओ, ये सब बेकार है। आदित्य चौहान उठा और दादा दादी के पास गया। दादी, मैं इस बार जल्दी में आया था और कोई तोहफा नहीं लाया। अगली बार मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। जूपेई के दादा दादी के इलाज से अलग, आदित्य चौहान उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों में से एक मानते हैं। अगर उनके दादा दादी ने सभी विचारों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आदित्य चौहान के पास बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते और बीमारी की जड़ पर कलंक लग जाता। वापस आना अच्छा है, उपहार या कुछ और? हम सब बूढ़े हो गए हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दादी ने आदित्य चौहान के सिर पर प्यार से थपथपाया। दोनों बुजुर्गों ने अभी कुछ नहीं कहा, वे बस यही चाहते थे कि आदित्य चौहान इस मामले को खुद संभाले। ये जूपेई बहुत आगे बढ़ रहा है। बच्चा चेंग हुआई भी ऐसा ही हो गया है। चेंग हुआई बचपन में काफ़ी आज्ञाकारी था, लेकिन फिर वह धीरे धीरे बुरा व्यवहार करने लगा। अरे, तुम्हें कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इसे खरीदना नहीं है। मैं अगली बार तुम्हारे लिए कुछ अप्रत्याशित सरप्राइज ज़रूर तैयार करूंगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। अगर तुम घर पर हो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो। आदित्य चौहान की बात खत्म होने के बाद वह उठा और जूची के कंधे पर थपथपाया। कल आकर रिपोर्ट करना याद रखना। मेरा घर कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल, जूची ने सिर हिलाया। आदित्य चौहान ने अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद जूपेई, चेंग युआन और चेंग हुआई को देखे बिना ही वहां से चला गया। वे तीनों इतने गुस्से में थे कि उनके पास यहाँ और रुकने के लिए कोई चेहरा नहीं था। दूसरे बड़े को अलविदा कहने के बाद वे सीधे चले गए। बाहर आते हुए जूपेई गुस्से से चिल्लाई, नहीं, हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। अब जब हमारे पास पैसा है तो वे हमें लात मारकर भगा देना चाहते हैं। हमारा परिवार बुरा है, क्या यह उनसे मिले थोड़े से पैसे नहीं हैं? ये 10 लाख युआन, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? ये हमारे परिवार का पैसा नहीं है, फिर भी हम इसे खुलेआम कैसे हड़प सकते हैं? चेंग युआन ने आह भरी। इसके विपरीत चेंग हुआई ने एक उपाय सोचा और कहा, हाँ, मैंने सुना है कि अमीर लोग प्रसिद्धि को सबसे अधिक संजोते हैं। एक छोटी लड़की जिसे मैं पहले से जानता था, उसका भाई वनलोक में काफ़ी शक्तिशाली है और हम वनलोक में उन्हें बदनाम करने और पैसे ऐंठने के लिए शहर भी हैं। कम से कम 100 मिलियन। 100 मिलियन, ये कैसे पर्याप्त है? अगर मुझे ऐसा लगता है तो बस उनसे 200 मिलियन मांगें। जूपेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 200 मिलियन, अगर उन्हें मिल गए तो यह उनकी पूरी जिंदगी बचा लेगा। ठीक है, बस मेरी माँ की बात मानो। चेंग हुआई ने अपने होंठ चाटे, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी पूर्व छोटी बहन से संपर्क किया। आदित्य चौहान की तरफ वनलोक सीट से दूर जाने के बाद उसने रिया शर्मा को एक संदेश भेजा। दुकान के बारे में क्या ख्याल है? गोदाम में काम में व्यस्त रिया शर्मा ने अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुनी, उसे उठाया और देखा कि यह आदित्य चौहान का था। उसने तुरंत वह जो कर रही थी उसे रोक दिया। शर्मा गई और आवाज़ में जवाब दिया, ये पहले से ही किया गया है और अभी भी छूट है। धन्यवाद। हाँ, आदित्य चौहान। आवाज़, मोबाइल फ़ोन से आ रही मधुर आवाज़ को सुनकर आदित्य चौहान ने याद दिलाने वाली एक झलक दिखाई। जब वह जूनियर हाई स्कूल में थी तब की तुलना में इस छोटी लड़की की आवाज़ और भी आकर्षक है। बस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मुझे दोपहर में कुछ काम था, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई।
क्या आप मुझे दोष नहीं देते? ये कैसे हो सकता है? अगर यह आपके लिए नहीं होता तो अब स्टोर के बारे में बात नहीं करते। मुझे डर है कि हम प्रबंधक को भी नहीं देखेंगे। वैसे मैंने कहा था कि मैंने आपको रात के खाने पर आमंत्रित किया है। आप कब मुक्त हैं? रिया शर्मा पहली बार थीं। उन्होंने लड़कों को रात के खाने पर आमंत्रित करने की पहल की और इस आवाज़ की आवाज़ मच्छर की तरह थी। आदित्य चौहान हंसे बिना नहीं रह सके। कल रात आज भागदौड़ से थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा, कल रात मैंने एक जगह चुन ली है और तुम्हें एक संदेश भेजूंगा। सोशल सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद आदित्य चौहान जल्दी से वनलोक कस्बे की ओर चल पड़े। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक जगह चुनी और कुछ खाया, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि जब से वे उठे हैं तब से उन्होंने अपनी मंगेतर को नहीं देखा है। कहा जाता है कि यह तनिषा वर्मा न केवल वनलोक में एक जानी मानी व्यावसायिक प्रतिभा हैं, बल्कि वनलोक की शाम की खबरों में वनलोक की 3 सुंदरियों में से प्रथम भी थीं। मनोज चौहान को यूं ही एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर नीहनेर की कंपनी का पता पूछने के बाद आदित्य चौहान किंगचेंग इंटरनेशनल पहुंच गए। कहा जाता है कि नीहनेर ने सौंदर्य प्रसाधनों से शुरुआत की थी और बाद में महिलाओं के ब्रांड से जुड़े उद्योग में फैल गईं। अब किंगचेंग इंटरनेशनल न केवल सौंदर्य प्रसाधन बेच रहा है, बल्कि एक विशालकाय कंपनी बन गया है। इसमें कपड़े, गहने और बैग जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है और यह वनलोक में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कार पार्क करने और उतरने के बाद आदित्य चौहान ने अपना सिर उठाया। अपने सामने ऊंची इमारतों और प्रवेश द्वार पर किंगचेंग इंटरनेशनल की विशाल पत्थर की मूर्ति को देखा और महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसकी मंगेतर का घर वाकई शानदार है। इस अध्याय का अंत अध्याय 17 मैं खुद से कहता हूँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? किंगचेंग इंटरनेशनल के प्रवेश के बाद ये स्वागत कक्ष है, जहाँ कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र किंगचेंग इंटरनेशनल का स्थान है। कर्मचारियों के शयनगृह, सम्मेलन कक्ष और विभिन्न विभागों सहित 7 इमारतें हैं। इसके अलावा एलियोर इंटरनेशनल द्वारा खरीदी गई भूमि के बाद दूसरी तरफ कई कारखाने भी विकसित किए गए हैं। मैं तनिषा वर्मा को ढूंढ रहा हूँ। आदित्य चौहान ने एक सौम्य मुस्कान दिखाए। वह अपने आप में सुंदर था और बाद में उसे अल्टीमेट फाइटिंग टेक्निक भी मिली। उसका फिगर और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया था और उसकी हाइट भी काफी बढ़ गई थी, जिससे रिसेप्शन पर बैठी छोटी बहन लाल लाल हो गई थी। क्या आप चेयरमैन को ढूंढ रही हैं? हम अभी मीटिंग में हैं डायरेक्टर साहब, मुझे डर है कि मेरे पास समय नहीं है। और अगर आप चेयरमैन से मिलना चाहती हैं तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है, मैं खुद उन्हें फ़ोन कर दूंगी। आदित्य चौहान ने कंधे उचकाए, बैठने की जगह ढूंढी, थोड़ी देर झिझका और फिर मनोज चौहान को एक और मैसेज भेजा। तनिषा वर्मा का फ़ोन नंबर मांगा। पास ही खड़ी बाकी रिसेप्शनिस्ट भी आदित्य चौहान को उत्सुकता से देखने लगीं। क्या वो किसी को ढूंढने आया है? मैंने इतना सुंदर छोटा भाई पहले कभी नहीं देखा। हाँ, कंपनी के पार्टनर अक्सर आते हैं, मुझे याद है, लेकिन मुझे इस सुंदर छोटे भाई का कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या उसने अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया है? मैं सच में उसका पीछा करना चाहती हूँ। आदित्य चौहान से पहले मिलने वाली लड़की ने सिर हिलाया। वह चेयरमैन झाओ के पास आया था और उसने कोई फ़ोन नंबर नहीं छोड़ा। मैंने उसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था और उसने कहा कि वह चेयरमैन को फ़ोन करेगा। चेयरमैन को फ़ोन करें इस समय? क्या वह पागल है? लड़कियां चौंक गईं। हर शुक्रवार दोपहर किंगचेंग इंटरनेशनल की उच्च स्तरीय बैठक का समय होता है, जिस पर सभी की सहमति होती है। इस समय किसी की भी चेयरमैन को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं होती। पहले एक बड़ा क्लाइंट था जो अक्सर आते ही फ़ोन करता था। मीटिंग के दौरान भी वे कई बार नतीजों की परवाह नहीं करते थे। नतीजा, कुछ समय बाद तनिषा वर्मा ने इस कंपनी के साथ सहयोग सीधे समाप्त कर दिया और यहाँ तक कि सभी संबंधित उद्योगों से नाता तोड़ लिया। कंपनी ने तनिषा वर्मा को अच्छा दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे किए और 3 महीने बाद कंपनी दिवालिया हो गई। हालांकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन सबको पता था कि चेयरमैन ने ही यह हरकत की होगी। तब से शुक्रवार की दोपहर को किसी ने चेयरमैन को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं की। तनिषा वर्मा अगर इस समय वहां होती भी हैं तो ज़्यादातर समय बंद ही रहती हैं। एलियोर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रूम। तनिषा वर्मा ने हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में कलम पकड़े हुए और प्रोजेक्टर पर लगे लाल बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने आपको इस जगह के बारे में कई बार बताया है और अंदर अमीर लोग रहते हैं। हमें बस अच्छी सेवा चाहिए। नतीजतन हर बार परेशानियां होती हैं और यहाँ के कर्मचारियों का प्रशिक्षण बेकार है ना? इस बार तो ये सीधे खबर बन गया। नीचे मौजूद भीड़ चुप हो गई। सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। सिर्फ इस इलाके का मैनेजर हिम्मत से खड़ा हुआ, चेयरमैन, हमें इसके लिए दोष मत दीजिए, ये तो ग्राहक ही है जिसने गड़बड़ की और जाहिर है कि परेशानी खड़ी करने आया था। हम परेशानी खड़ी कर रहे हो? मुझे कैसे पता चला कि यह उस मेहमान की वजह से है जिसकी आपसे निजी दुश्मनी है? तनिषा वर्मा ने उस आदमी को ठंडी नज़रों से देखा। मैं
क्षेत्रीय प्रबंधक का माथा ठंडे पसीने से तर था और उन्होंने कड़वाहट से कहा, ये वाकई मुझसे जुड़ा है। ये ग्राहक एक सप्लाई कंपनी है जिसका अनुबंध समाप्त हो गया है। चूंकि मैंने उनका सहयोग अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मैं अक्सर लोगों को मुसीबत खड़ी करने के लिए भेजता हूँ। किसी को मुसीबत खड़ी करने के लिए भेजो। तुमने मुझे अभी क्यों बताया? तनिषा वर्मा ने अपनी जैद जैसी उंगलियों से काले पेन को हल्के से दबाया। क्षेत्रीय प्रबंधक ने आह भरी, मुझे लगा कि वे बस नाराज होंगे और एक दो बार पास कर दिए होंगे। कौन जानता था कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। ओह ठीक है, आपको इस मामले की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को भेज दूंगा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में जोर से घंटी बजने की आवाज़ सुनी। तनिषा वर्मा ने भौहें सिकुड़ी और सिर नीचे करके अपने मोबाइल फ़ोन की ओर देखा। वह एक अनजान नंबर था। इससे उनकी शक्ल और भी बदसूरत हो गई। नीचे बैठे लोग भी एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। इस समय चेयरमैन को फ़ोन करने की इतनी हिम्मत किस में है? जीने से थक गए हो? कुछ लोग तो हंसी मजाक भी करने लगे, किसी अच्छे शो का इंतज़ार करते हुए। पिछली बार जिसने भी ऐसा किया उसकी कंपनी का काम बंद हो गया। तनिषा वर्मा ने फ़ोन उठाया, उस पर एक नज़र डाली और फिर सीधे फ़ोन काट दिया। पहले की आदत के मुताबिक वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देती थी, लेकिन इस बार घर पर कुछ काम होने की वजह से फ़ोन को अनब्लॉक रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे बंद नहीं किया। उसके घर का नंबर मार्क है और अब कभी भी अजीब कॉल नहीं आएगी। यानी ये नंबर घर से नहीं आ रहा है। चलो बात जारी रखते हैं। फ़ोन रखने के बाद तनिषा वर्मा ने पेन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, पेन एक जगह छू गया और फ़ोन फिर बज उठा। तनिषा वर्मा का रंग गहरा हो गया, उनकी नम आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने फ़ोन मिलाया। हाय, मैं आदित्य चौहान हूँ, क्या आप तनिषा वर्मा हैं? उधर से आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, मानो उसे यकीन न हो रहा हो कि ये तनिषा वर्मा ही हैं। यह आवाज़ और नाम सुनते ही तनिषा वर्मा का चेहरा एक पल में नर्म पड़ गया। उनके चेहरे की ठंडक गायब हो गई और वो सामान्य हो गए। मैं हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? ओह कोई बात नहीं, मैंने अभी सुना है कि आपने मुझे पहले बचाया था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। मैं यहीं रिसेप्शन पर हूँ। अगर आपको सुविधा न हो तो मैं किसी और दिन आऊँगा। आदित्य चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुविधाजनक, बस दो शब्द। बिना कुछ और कहे तनिषा वर्मा ने फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखा, कहा मीटिंग खत्म हो गई है और खुद बाहर चले गए। ये नज़ारा देखकर सभी हैरान और अवाक रह गए। आमतौर पर तनिषा वर्मा को मीटिंग के दौरान दूसरों द्वारा परेशान किए जाने पर सबसे ज़्यादा जलन होती थी। अगर ऐसा पहले होता तो तनिषा वर्मा का चेहरा ज़रूर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, बिना किसी गुस्से के। फ़ोन कनेक्ट होने पर आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है। श्रीमान नी, ये क्षेत्रीय प्रबंधक अविश्वास से भरकर बोला। आपने कहा श्रीमान नी को कौन फ़ोन करेगा? मीटिंग तुरंत स्थगित कर दी गई। ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं आई। हाँ, मुझे भी जिज्ञासा है। श्रीमान नी ने मीटिंग की ही नहीं। कुछ लोग चौंक गए, फिर सब अंदाज़ा लगाने लगे कि फ़ोन कौन कर रहा है। अंदाज़ा मत लगाए, मैंने सुना है कि कंपनी को हाल ही में दूसरे प्रांतों से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। आप सभी जानते हैं कि श्रीमान नी समूह की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना और उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि यह किसी दूसरे प्रांत का व्यक्ति हो। ये सही है। इस स्पष्टीकरण के अलावा मुझे सचमुच ऐसा कोई और व्यक्ति याद नहीं आ रहा है जिसमें ये क्षमता हो। लोगों के एक समूह ने सिर हिलाया और अपनी चीज़ें पैक करना शुरू कर दिया और बैठक छोड़ने लगे। कॉल करने वाले के रूप में इस समय वह सामने वाले हॉल में बैठा था, अपने पैरों को पार कर रहा था। उसके हाथ में फ्रंट डेस्क द्वारा बनाई गई कॉफ़ी का एक कप था, जो एक के बाद एक पी रहा था। जब मैं वास्तव में ऊब गया तो मैंने छोटे वीडियो देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। फ्रंट डेस्क पर लड़कियां समय समय पर देखती थीं और यहाँ तक कि एक दो बहादुर लड़कियां आदित्य चौहान से उसका फ़ोन नंबर मांगने आईं। इस अध्याय का अंत अध्याय 18 1 बिलियन अध्याय 18 100 मिलियन गलियारे में लंबी और पतली तनिषा वर्मा लिफ्ट से बाहर आईं। एक व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में वह अनगिनत उद्योगों को नियंत्रित करता है। वह अनगिनत पुरुषों के सपनों की वस्तु भी है। आकर्षक कपड़े पहने, हाथ में एक फोल्डर पकड़े, उसके लंबे काले बाल झरने जैसे लग रहे थे और पास जाने पर उसे खुशबूदार हवा की भी खुशबू आ रही थी। आदित्य चौहान ने पलट कर देखा तो तनिषा वर्मा ठंडे चेहरे से उसे देख रही थीं। नमस्ते, हम पहली बार मिले हैं, तुम मेरी कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आदित्य चौहान ने अपना फ़ोन रख दिया, खड़े हुए और बिना कुछ कहे हाथ बढ़ा दिया। भले ही उनके सामने वाला व्यक्ति वरणलोक का कोई जाना माना बिजनेस टाइकून ही क्यों ना हो। सच में तुमने मुझे पहली बार देखा है? तनिषा वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने आदित्य चौहान को देखा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तनिषा वर्मा आदित्य चौहान के सामने बैठ गईं। थोड़ी ही दूर पर रिसेप्शन पर बैठी नन्ही हसीना ने नीहनेर से जल्दी से पूछा कि वो क्या पीना चाहता है, लेकिन नीहनेर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया।
और नन्ही हसीना को मिनरल वाटर की एक बोतल लाने दी और फिर आदित्य चौहान को देखने लगा। क्या इस साल तुम ठीक 20 साल के हो? हम। आदित्य चौहान मुस्कुराते हुए बोला, सुना है तुम मुझसे 3 साल बड़े हो। मैं सच में तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। बताओ, आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारी मंगेतर होने के नाते मैं तुमसे मिला भी नहीं हूँ और ये थोड़ा बेतुका है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। आदित्य चौहान ने अपनी नाक रगड़ी। तनिषा वर्मा, अब देखा, मैं समझ गया, लेकिन लगता है तुम मेरा ज्यादा स्वागत नहीं कर रही हो। आदित्य चौहान बेबसी से तनिषा वर्मा के ठंडे चेहरे को देखने लगा। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, मैं सबके साथ ऐसा करता हूँ, अपने माता पिता के साथ भी। तनिषा वर्मा ने आगे कहा, अगर तुम बस मुझसे मिलने आना चाहते हो तो अभी वापस जा सकते हो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि एक दिन शादी के बाद हम जो चाहें कर सकते हैं तो शायद तुम निराश हो जाओगे। तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शादी बस इसलिए है कि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। बेशक, तनिषा वर्मा ने जो कहा वह इसलिए नहीं था क्योंकि वह आदित्य चौहान से नफरत करती थी। बात बस इतनी है कि वह ऐसी ही है। अगर भविष्य में उसकी शादी भी हो जाए, चाहे घर पर हो या बाहर, उसे ही अंतिम फैसला लेना है। तनिषा वर्मा अपनी बात कह देंगी, लेकिन आदित्य चौहान को समसामयिक मामलों की समझ होनी चाहिए। मुझे पता है। आदित्य चौहान ने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। इस बार मैं यहाँ मुख्य रूप से तनिषा वर्मा से संपर्क करने आया हूँ। आखिरकार मेरे पास अभी भी तनिषा वर्मा को लेकर एक मिशन है। यह महिला बहुत रक्षात्मक है। आदित्य चौहान को ये काम पूरा करने के लिए अभी भी एक लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि आपने किसी कारण से मुझसे शादी कर ली है, क्या ये हमें एक दूसरे को फिर से जानने से नहीं रोकता? इसके अलावा वास्तव में एक और बात है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिवार ने मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा दिया है और एक समुद्र तट। मैं आपको ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी रुचि है या नहीं। आदित्य चौहान ने अचानक कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही योजनाएं थीं। सिस्टम ने केवल उसे कम से कम 5,000 मिलियन कमाने के लिए कहा, लेकिन यह नहीं कहा कि वह ज़मीन नहीं बेच सकता। अनुबंध के अनुसार इस ज़मीन के टुकड़े की खरीद में केवल 500 मिलियन युआन की लागत आई है और इसका मूल्य अब 2 गुना है। इसे लगभग 8,000 मिलियन में बेचा जा सकता है। यदि 8,000 मिलियन बेचे जाते हैं तो क्या ज़मीन 500 मिलियन कमाएगी? ज़मीन बेचो। तनिषा वर्मा ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस ज़मीन के टुकड़े को बेचने को तैयार हैं तो कितने लोगों के सिर चोरी हो जाएंगे? आपके परिवार ने उस समय बहुत पैसा खर्च किया था। लागत? कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं भी चाहो तो भी मैं इसे कल या परसों बेच सकता हूँ। आदित्य चौहान मुस्कुराया। तनिषा वर्मा ने आदित्य चौहान को बहुत देर तक देखा और जब उसे यकीन हो गया कि वो मजाक नहीं कर रहा है तो उसने ऑर्किड की खुशबू से भरी सांस ली। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़मीन का ये टुकड़ा बेच दोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार ने इतनी ऊंची कीमत क्यों चुकाई और मुझे तुमसे शादी करने दो। ओह, तनिषा वर्मा व्यंग्य कर रही थी, लेकिन आदित्य चौहान ने उसे समझाया नहीं। छोड़ो, अगर तुम इसे बेचना चाहती हो तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, इस ज़मीन के टुकड़े को बेचने के बाद तुम पैसे का क्या करोगे? हम क्या करोगे? आदित्य चौहान ने अभी तक मन नहीं बनाया था, इसलिए उसने सहजता से जवाब दिया, भ्यूवान के समुद्र तट पर पर्यटन और मनोरंजन को मिलाकर एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट बनाओ। तनिषा वर्मा ने ये सुना, उनकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। छोड़ो, तुम इसका पता लगा सकते हो, मैं तुम्हें सीधे पैसे दे दूंगी। बाजार मूल्य 8,000 मिलियन है, लेकिन इस जमीन के मूल्य के साथ मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। मिलियन? मैं किसी को तुरंत तुम्हें कॉल करवा दूंगी। आदित्य चौहान मुस्कुराए और अपना बैंक कार्ड नंबर छोड़ दिया। क्या वह खुश नहीं होंगे अगर वह आपको और पैसे दे सकें? तनिषा वर्मा गुप्त तकनीक से बात करने गईं और 10 मिनट बाद आदित्य चौहान को तुरंत एक टेक्स्ट संदेश मिला। मिलियन, ये खाते में है। ये गति वास्तव में तेज है। मिलियन खाते में जमा होने के साथ आदित्य चौहान ने आखिरकार एक अनुस्मारक देखा कि कार्य पूरा हो गया था। कार्य एक पूरा करने पर बधाई। पृष्ठभूमि में सबसे रहस्यमय प्रमुख शेयरधारक, शेकिंग विजन और सिस्टम कौशल, स्टॉक पूर्वानुमान प्राप्त करें। डिंग, पहला मिशन पूरा करने पर बधाई और एक देव स्तरीय ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट के निर्माण के लिए एक खाका इनाम। कार्य पूरा करने के बाद उन्होंने एक पृष्ठभूमि, एक कौशल और एक खाका प्राप्त किया। आदित्य चौहान आखिरकार मुस्कुराए। तनिषा वर्मा के जाने की दिशा में देखते हुए उन्होंने खुद का मजाक उड़ाना जारी नहीं रखा और किंगचेंग इंटरनेशनल को अपने आप छोड़ दिया। जैसे ही आदित्य चौहान चले गए, तनिषा वर्मा दूसरी मंजिल पर रेलिंग के बगल में दिखाई दी। उनके पीछे एक सुनहरे घुंघराले बालों वाली सुंदरता एक बैंगनी पोशाक में एक गर्म आकृति और काले धूप के चश्मे के साथ जाने वाले आदमी को दिलचस्पी से देख रही थी। आदित्य चौहान, मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था?
तनिषा वर्मा उसके पीछे आर्मरेस्ट पर झुक गईं, उसके हाथ में काली कलम से खेलते हुए, और शांति से बोलीं, उसने मुझे तुम्हारे परिवार द्वारा दी गई जमीन बेच दी है, और वह बियोवान के समुद्र तट पर पर्यटन और मनोरंजन को मिलाकर एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट भी बनाना चाहता है। जून ब्रुक्सिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया और वह अपने मुंह में रखी सिगरेट थूकना भी भूल गई। थोड़ी देर बाद वह एक तेज खांसी में बदल गई और रुक रुक कर बोली, उसने बेचा? कितना? 100 मिलियन? क्या सिर्फ मिलियन? यह उड़ाओ बेटा, वो पुरानी प्राचीन वस्तुएं, बस इसी से परिवार को पुनर्जीवित कर रहे हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, लड़कियां लड़कों से भी बदतर होती होंगी। जून ब्रुक्सिन इतना गुस्से में था कि उसके दांत खुजलाने लगे। उल्टे तनिषा वर्मा ने अपना सिर हिलाया, तुम समझ नहीं रहे हो। उनकी नज़र में औरतें अंततः शादी कर ही लेंगी। उस समय कोई भी कई पीढ़ियों की मेहनत किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने को तैयार नहीं होगा। जुआंग ब्रुक्सिन सच समझ गई, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सकी। आदित्य चौहान के व्यावसायिक नियम के अनुसार परिवार देर सवेर बर्बाद हो ही जाएगा। एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट जो पर्यटन और मनोरंजन को एक साथ जोड़ता है, हे। मैं देखना चाहती हूँ कि इस वनलोक में, जहाँ उद्योग फल फूल रहा है और लगभग कोई पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये पर्यटकों को कैसे आकर्षित कर सकता है। केवल स्थानीय लोगों पर निर्भर रहकर ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट का खर्च नहीं उठाया जा सकता। जुआंग ब्रुक्सिन ने व्यंग्य किया। तनिषा वर्मा, मैंने सुना है कि आपके परिवार ने उसके लिए एक परीक्षा रखी है। सही कहा, 5 साल के भीतर अगर वह कुछ खास उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाया तो परिवार की वे पुरानी चीजें उसका साथ छोड़ देंगी। ओह छोड़ो, चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुम रात में मुक्केबाजी का अभ्यास करना चाहते हो? मैंने बहुत दिनों से कसरत नहीं की है और मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूँ। मैं रोज जाता हूँ, लेकिन तुम आलसी हो। अरे मैं आलसी क्यों हूँ? मैं तो बस व्यस्त हूँ, इसलिए मेरी तरह जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करती, आधी बाल्टी पानी से मत हार जाना। तनिषा वर्मा ने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, मैं कभी हारी नहीं। मैं तो। जून ब्रुक्सिन ने सिगरेट का बट फेंक दिया और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं। तनिषा वर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अकेले ही ऑफिस लौट गईं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 19। सर नमस्ते, मैं गोमे फिटनेस क्लब की सेल्स पर्सन हूँ। माफ़ कीजिए, क्या आपको फिटनेस में रुचि है? जैसे ही वह किंगचेंग इंटरनेशनल से बाहर निकला, एक 17-18 साल की लड़की शर्मा गई और उसने फिटनेस क्लब का एक पर्चा उसके हाथ में थमा दिया। फिटनेस, यह एक सदस्यता हो सकती है। हालांकि इस प्रणाली ने उसे एक मजबूत शरीर और मार्शल आर्ट दिया था, लेकिन अगर वह इसे ठीक से नहीं संजोता तो समय के साथ उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता। ज़रूर, आपका फिटनेस क्लब कहाँ है? अगर मेरे पास समय होगा तो मैं सदस्य के रूप में साइन अप कर लूँगा। आदित्य चौहान ने पता पूछा, लड़की का सोशल अकाउंट जोड़ा और चला गया। घर लौटकर उसने आराम से कुछ पकाया और नहाने के बाद सो गया। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद वह सचमुच बहुत थक गया था। अगली सुबह उठते ही आदित्य चौहान ने मनोज चौहान को फ़ोन किया। मुझे वो समुद्री इलाका देखना है, क्या तुम फ्री हो? मेरे साथ चलो। मनोज चौहान तुरंत मान गया। ठीक है मिस्टर जुआंग का ये आइडिया है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर आगे से तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फ़ोन रखकर आदित्य चौहान नीचे चला गया। जैसे ही वह अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा, उसने देखा कि कई आंटियां उसकी तरफ इशारा कर रही थीं। देखा, ये लाओ जुआंग का बेटा है ना? हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बुरा करूँगा कि मेरे अपने रिश्तेदार भी लगभग जेल जाने वाले थे। हाँ, अगर आप अमीर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते तो आप बहुत मतलबी हैं। कई लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन आदित्य चौहान ने उनकी सारी बातें सुन लीं। इससे उसकी भौहें तन गईं। चेंग हुआई वाली बात कल ही की है। आज मेरे घर के पास किसी को इसकी खबर कैसे हुई? सिर्फ ये आंटियां ही नहीं, आदित्य चौहान भी एक रेस्टोरेंट में दलिया पीने आया था। मालकिन और वेटर कानाफूसी कर रहे थे। सिर्फ एक दिन में सबको पता चल गया कि कल क्या हुआ था। ये सामान्य नहीं है। इन लोगों को उसके परिवार की बातों का कैसे पता चला कि उसके माता पिता वापस नहीं आए? जरा सोचो मत, कोई तो चाल चल रहा होगा। चेंग परिवार, पिता, पुत्र और उसकी आंटी के अलावा इस चाल के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। भाई शिन, आदित्य चौहान जो दलिया खा रहा था, ने बाहर से जूची को दौड़ते हुए देखा। मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को पूरे रास्ते देखा और मुझे लगा कि तुम ही हो। इतनी जल्दी? आदित्य चौहान थोड़ा हैरान हुआ। अभी तो सिर्फ 8:30 बजे थे। अगर वह सुबह वाली बस भी लेता तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। हाय, मैं कल रात आया था और पास में ही एक कमरा बुक किया था। मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। लेकिन मैं अभी सड़क पर टहल रहा था और मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते सुना। जूची आदित्य चौहान के पास खड़ा होकर जांच पड़ताल करते हुए बोला, मुझे भी पता चला है कि ज़मीन पर कुछ छोटे छोटे पर्चे पड़े हैं, देखो।
आदित्य चौहान को एक पर्चा देते हुए उसने उसे खोला और उसमें आदित्य चौहान के बारे में तरह तरह की गालियां लिखी थीं। मैंने कल अपनी दादी के घर पर जो हुआ उसे याद किया, लेकिन इसमें चेंग हुआई द्वारा बैंक कार्ड, सफ़ेद जेड शतरंज, यहाँ तक कि उसकी माँ द्वारा पैसे उधार लेने की बात का भी जिक्र नहीं था और उसे एक कटु और निर्दयी व्यक्ति बताया गया था। वे यहाँ तक कहते रहे कि उनके पैतृक परिवार ने उस समय पैसे उधार लिए थे ताकि आदित्य चौहान के इलाज के लिए पैसे मिल सकें, वरना आदित्य चौहान उसी साल मर जाता। दिलचस्प, मैं भी वह कृतघ्न व्यक्ति बन गया। आदित्य चौहान थोड़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चाची और चेंग परिवार के पिता पुत्र उसके साथ ऐसा करेंगे। क्या तुम सच में उसे मूर्ख समझते हो और उसमें जरा भी गुस्सैल स्वभाव नहीं है? पर्चा नीचे रखने से पहले उसे कई टेक्स्ट मैसेज मिले। आदित्य चौहान, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह मत सोचना कि अगर तुम अमीर हो तो मुझे आंटी बनाकर छोड़ दोगे। बात यह नहीं है कि मेरा परिवार नाकाबिल है, बल्कि यह है कि मेरे पास खेलने के लिए कोई मंच नहीं है। या तो तुम 20 करोड़ दे दो और मेरे परिवार को बाहर जाकर व्यापार करने दो, या तो हमारे परिवार को इतना बुरा बना दो कि तुम अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर या कुछ और बन जाओ, या फिर तुम्हारे माँ बाप भविष्य में हमारे पैतृक परिवार में वापस न आएं। सुना तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करना। शुपेई के एक के बाद एक मैसेज। आदित्य चौहान ने आंखें सिकोड़ लीं, फ़ोन मेज़ पर रख दिया और कुछ नहीं बोला। बात क्यों नहीं करते? बात न करो तो कोई बात नहीं। यह मत सोचना कि मैं भूल जाऊंगा। शुचि तुम्हारे साथ काम पर जा सकती है, लेकिन मेरा बेटा नहीं। तुम्हें आज मुझे साफ साफ बताना होगा। बस इतना ही, आदित्य चौहान ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। 10 सेकंड बाद मैसेज फिर आया। मैंने बहुत कुछ कहा, या तो मेरे बेटे को व्यापार करने के लिए 200 मिलियन दे दो या उसे अपने साथ जाने दो। मैं तुम्हारे 200 मिलियन यूं ही नहीं लेना चाहता। अगर मैंने उधार भी लिया है तो अगर मेरा बेटा व्यापार करने में कामयाब हो जाता है तो मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। जब जूपेई ने यह कहा तो उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ। उस समय भले ही वह एक IOU हो, फिर भी यह उसके नाम पर लिखा जाएगा। अगर आदित्य चौहान भविष्य में पैसे मांगने की हिम्मत करता है, उसने बस उस पर भरोसा किया और उसे 10 साल से अधिक समय तक सौंप दिया। वैसे भी उसका आधा पैर ताबूत में था, इसलिए उसे जेल जाने का डर नहीं था। मत कहो कि ये 200 मिलियन है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा भले ही यह एक पैसा हो। जूपेई, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है, दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग कैसे हो सकते हैं। पहले छोटे वीडियो देखते समय आदित्य चौहान सभी प्रकार की नासमझ महिलाओं पर हंसते थे। जब ऐसा बेवकूफ़ वास्तव में उसके बगल में दिखाई दिया तो आदित्य चौहान ने वास्तव में उसे डांटने की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक है आदित्य चौहान, तुम निर्दयी हो, मुझे कृतघ्न होने का दोष मत दो। आखिरी टेक्स्ट मैसेज देखकर आदित्य चौहान ने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। उसका चेहरा ठंड से काला पड़ गया। ये जूपेई वास्तव में खुद को गंभीरता से लेती है। चचेरे भाई, क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जूची ने स्वाभाविक रूप से उस टेक्स्ट मैसेज का मतलब समझ लिया था जब फ़ोन मेज़ पर रखा था। उसे इस बेशर्म आंटी से भी बेहद नफरत थी। ये तो बस एक जोकर है। मैं तुम्हें पहले काम का इंतज़ाम करवा दूंगा, कोई ज़रूरी काम नहीं है। आदित्य चौहान ने दलिया के पैसे दिए और जूची को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जहाँ तक सड़क किनारे हो रही गपशप की बात है, उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आधे घंटे बाद बियुवान बीच पर आदित्य चौहान की मुलाकात मनोज चौहान से हुई। ये आदमी बहुत पहले से आया हुआ है और आदित्य चौहान का इंतजार कर रहा है। यंग मास्टर जुआंग। मनोज चौहान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और अपने पीछे रेतीले समुद्र तट और समुद्री क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए बोले, यहाँ से केंद्र तक आसपास का 1 किलोमीटर का इलाका आपका है। पहले भी कोई इस जगह को विकसित करना चाहता था, लेकिन अफसोस है कि इसे मंजूरी मिल गई। मुझे अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, तो अब मैं सीधे विकास कर सकता हूँ। आदित्य चौहान थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, जब से मंजूरी मिली है कई बड़ी कंपनियां आपके परिवार के पास आई हैं, यह ज़मीन बेचना चाहती हैं, लेकिन आपके परिवार ने इसे आपको दे दिया। ओह, आदित्य चौहान ने इस बीच को देखा और कहा कि इसकी भी अपनी खूबियां हैं। यह एक विशाल अर्धचंद्र जैसा है, समुद्र का पानी नीला है और एक नज़र में ही ये लोगों को एक अनोखी सुंदरता प्रदान करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे बियुवान बीच कहा जाता है, ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। मैं यहाँ मनोरंजन और पर्यटन को मिलाकर एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट बनाने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। आदित्य चौहान ने मनोज चौहान की ओर देखा। दरअसल उसे वास्तव में पता नहीं था, लेकिन उसने सिस्टम द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट को पढ़ लिया। ये निश्चित रूप से बुटीकों में एक बुटीक है और कई मनोरंजन सुविधाएं हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। भले ही यह एक जिज्ञासा हो, यह अनगिनत लोगों को आकर्षित करेगी। यह मिस्टर जुआंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में ज़्यादा दर्शनीय स्थल नहीं हैं और ज़्यादातर औद्योगिक रूप से विकसित हैं।
आकर्षित होने वाले पर्यटकों की संख्या वाकई सीमित है। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि एक समुद्री पार्क बनाया जाए जो स्थानीय पर्यटकों को भी आकर्षित कर सके। लोग अनुभव करने, कुछ पैसे बचाने और कुछ कमाने आते हैं ताकि पैसा न गंवाएं। इस अध्याय का अंत अध्याय 20 3 वर्ष अध्याय 20 मनोज चौहान की भी नीयत अच्छी नहीं थी। आखिरकार उनका इलाका पर्यटन के लिहाज से विकसित नहीं है। वे समुद्र किनारे एक होटल या रेस्टोरेंट बनाना चाहेंगे या कुछ और रोमांटिक भी विकसित करेंगे जो वरनलोक के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन आदित्य चौहान एक विकसित औद्योगिक शहर में घूमना चाहता है। क्या यह मज़ेदार नहीं है? आपकी राय अच्छी है। आदित्य चौहान ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली, लेकिन मनोज चौहान की तरफ देखते हुए आदित्य चौहान ने ब्लूप्रिंट निकाला और मनोज चौहान को थमा दिया। मनोज चौहान ने कुछ हिचकिचाहट के साथ ब्लूप्रिंट ले लिया। हालांकि वह इस तरह की चीज़ों से अक्सर रूबरू नहीं होता था, फिर भी एक नज़र में ही वह इस ब्लूप्रिंट की ओर आकर्षित हो गया। ये है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और ऊपर मौजूद मनोरंजन की सारी सुविधाएं देखकर उसका चेहरा स्तब्ध रह गया। ये सुविधाएं उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये ब्लूप्रिंट, मास्टर जुआंग, आपको ये कैसे मिला? मनोज चौहान ने बेवकूफ़ी से पूछा। एक पल की खामोशी के बाद आदित्य चौहान बोला, दरअसल जब मैं 13 साल का था तब मैंने एक सपना देखा था। वह यादों में खोया हुआ सा लग रहा था, मानो उसके विचार बहुत पहले की बातों में लौट गए हों। दरअसल यह इस बात को छुपाने के लिए है कि उसने ये सिस्टम हासिल कर लिया है। आप इस तरह की बातें तो नहीं कर सकते, है ना? इसलिए इसे सिर्फ उस सपने का नतीजा ही माना जा सकता है जिससे लोगों को लगता है कि उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं पहले गरीब था और मेरे पास खेलने के लिए कोई मंच नहीं था। अब मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा और पैसा है, इसलिए मैं इसे दिखाने के लिए बाहर निकालता हूँ। मैं समझता हूँ। मनोज चौहान ने गहरी सांस ली। अगर आदित्य चौहान के मन में हमेशा से यही विचार रहा होता तो 13 साल की उम्र से लेकर आज तक 7 साल के विकास और सुधार के बाद ऐसा खाका तैयार करना गलत नहीं होता। असंभव, भले ही कोई व्यवस्थित सीख न हो, फिर भी आकस्मिक प्रेरणा को जोड़ना अद्भुत है। इस चीज़ को बनाने में बहुत पैसा लगता है और मुझे नहीं पता कि इसे आज के लोग स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। आखिरकार कुछ परियोजनाएं बहुत खतरनाक लगती हैं। बेशक अगर इसे सचमुच साकार किया जा सके तो यह निश्चित रूप से वरनलोक में एक मील का पत्थर बन जाएगा। अतीत में वरनलोक शहर के लोगों ने वरनलोक शहर को उद्योग और पर्यटन को एकीकृत करने वाले शहर में बदलने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वरनलोक के मूल निवासी होने के नाते मनोज चौहान के मन में यह विचार स्वाभाविक रूप से युवावस्था में ही आया था और इसके लिए उनमें जुनून भी था। लेकिन धीरे धीरे टटोलने के बाद वे व्यापार जगत में एक पुराने भिखारी बन गए। ये कभी साकार नहीं हुआ, लेकिन अब आदित्य चौहान वनलोक में जोश से भरे कई लोगों को इस सपने को साकार करने में मदद कर पा रहे हैं। युवा मास्टर जुआंग, अगर आप तैयार हैं तो मेरा मानना है कि इस योजना की घोषणा के बाद बहुत से लोग निवेश करने को तैयार होंगे। आपके पास जो मिलियन हैं वे पर्याप्त नहीं होने चाहिए। अगर आप अन्य 3 उद्योगों से होने वाली करोड़ों की आय भी जोड़ दें तो भी ये पर्याप्त होगा। बाल्टी में एक बूंद। इस तरह मैं मिलियन निवेश करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक हिस्सा लेना होगा। मनोज चौहान पहले मिलियन कहना चाहते थे और उन्होंने 2 उंगलियां फैला दी, लेकिन अंत में यह एक अतिरिक्त मिलियन निकला। 300 मिलियन। आदित्य चौहान दंग रह गए। हाँ, इस ब्लूप्रिंट की निर्माण लागत शायद 1 अरब से कम नहीं होगी। आपके पास अभी भी एक बड़ा फंडिंग गैप है। आपको फंड जुटाते रहना होगा। बेशक आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल अपनी मंगेतर को ढूंढने के लिए भी कर सकते हैं या परिवार के पास वापस जा सकते हैं। वे लोग इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आपका साथ जरूर देंगे। अरे छोड़ो, अपना पैसा रखो, मेरा अपना तरीका है। आदित्य चौहान ने सिर हिलाया। बाकी फंडिंग गैप लगभग अरब है। बेशक आपको अभी भी थोड़ा और पैसा तैयार करना होगा। अगर बजट पर्याप्त नहीं है तो आपको इसे बढ़ाना होगा। इसके अलावा मैं फिलहाल तनिषा वर्मा और उनके परिवार के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। मेरे पास जो 3 प्रॉपर्टी हैं उनके हिसाब से मैं कितना लोन ले सकता हूँ? आदित्य चौहान ने उत्सुकता से पूछा। मनोज चौहान भी बहुत हैरान हुए जब उन्होंने सुना कि आदित्य चौहान ने उनके निवेश को अस्वीकार कर दिया है और उनका तनिषा वर्मा और उनके परिवार से पैसे मांगने का कोई इरादा नहीं था। वह आदित्य चौहान की स्थिति समझते थे और उन्हें अपना पैसा नहीं चाहिए था। तनिषा वर्मा, उसे परिवार भी नहीं चाहिए। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि उसके मन में शंकाएं थीं, फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम्हारे हाथ में जो संपत्ति है उस पर बैंक का कर्ज है। अगर तुम्हें कर्ज लेना ही पड़ा तो मुझे डर है कि तुम ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, लेकिन 3-4 अरब तो फिर भी मुमकिन है। ठीक है, ये बात मैं तुम पर छोड़ता हूँ। बाकी पैसों के लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। आदित्य चौहान ने ब्लूप्रिंट वापस ले लिया और उसे ध्यान से रख दिया। यह इस दुनिया में उसके पहले सोने के बर्तन से जुड़ा है।
बाकी पैसा आदित्य चौहान ने कमाया नहीं, बल्कि उसकी अपनी पृष्ठभूमि से आया है। आची, मेरे बड़े भाई रजत भारद्वाज को ढूंढूं। इसे बनाना आसान है। मेरे बड़े भाई के पास अनुभव है। जब समय आएगा तो उन्हें इसके लिए भुगतान करने दो। हम इसके लिए भुगतान करेंगे। तुम वहां जाओ, कुछ सीखो और यहाँ के काम पूरे होने का इंतजार करो। बस हो गया, मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। आदित्य चौहान मुस्कुराया। ठीक है, अच्छा भाई शिन। जूची झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आदित्य चौहान उसे प्रशिक्षण दे रहे थे और वह सब जानता था। ये समझाने के बाद आदित्य चौहान जूची को एक 4S स्टोर ले गया और उसे यात्रा करने के लिए युआन से ज्यादा कीमत की एक कार खरीद कर दी। बाकी मिलियन की कमी के लिए आदित्य चौहान शेयर बाजार में जाने की योजना बना रहा है। क्या मैंने अभी अभी शेयर बाजार का पूर्वानुमान करने की क्षमता हासिल नहीं की है? कोई ज़रूरत नहीं। जूची को विदा करने के बाद आदित्य चौहान झिझका, कार में रखे फिटनेस क्लब का पर्चा निकाला और गोमे फिटनेस के पते पर चल पड़ा। मुझे कहना होगा कि गोमे फिटनेस का पैमाना वाकई बेहतरीन है। इसमें सिर्फ फिटनेस ही नहीं, बल्कि ताइक्वांडो, माय थाई जैसे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो चाहें सीख सकते हैं। हाथ में पर्चा लेकर अंदर आते हुए उसने उस लड़की को देखा जिसने उस दिन उसे पर्चा दिया था और तुरंत मुस्कुराकर हाथ हिलाया। जब लड़की ने आदित्य चौहान को देखा तो वह आश्चर्य से मुस्कुराए। कई मेहमानों ने कहा कि वे अगली बार इसे देखने आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था और वे कभी नहीं आएंगे। लेकिन आदित्य चौहान आए और इतने सुंदर छोटे भाई आदित्य चौहान को दोबारा देखकर वह अपनी हैरानी व्यक्त नहीं कर सकी। नमस्ते। लड़की आदित्य चौहान के पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे नहीं पता आपको किस तरह का पैकेज चाहिए। कॉम्बो। आदित्य चौहान ने बगल वाली मेज पर अपनी कोहनियां टिकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बॉक्सिंग और फिटनेस को मिलाना सबसे अच्छा है। जब मैं अभी आया था तो मैंने देखा कि आपके यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट हैं। हाँ, हमारे फिटनेस ट्रेनर और बॉक्सिंग ट्रेनर बहुत मशहूर हैं और कई अमीर लोग हमारे पास व्यापार करने आते हैं। लड़की मुस्कुराई और आदित्य चौहान को काउंटर तक ले गई। फिर आदित्य चौहान ने कुछ नज़रें घुमाईं और आखिरकार ऊपर रखे सेट मील पर नज़र पड़ी, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें शामिल थीं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थीं। ये तो दिलचस्प है। 30 प्रति वर्ष। आदित्य चौहान ने पैकेज की ओर इशारा करते हुए कहा, बस पहले 2 साल के लिए करते हैं। क्या? लड़की हक्की बक्की रह गई, इसलिए उसने आते ही सबसे महंगा वाला चुन लिया। सच में ऐसे लोग हैं जो इस पैकेज को चुनते हैं, लेकिन उनकी गिनती 10 उंगलियों पर की जा सकती है। और उन सभी का परिचय क्लब के बॉस ने कराया था। ये पहली बार है कि किसी ग्राहक ने इसे स्वतंत्र रूप से संभाला है। क्या तुम्हें सच में यकीन है? लड़की की धारा प्रवाह वाक्पटुता थोड़ी हकलाने लगी। जरूर, वरना मैं यहाँ क्यों हूँ? आदित्य चौहान ने आंखें घुमाईं। इस अध्याय का अंत अध्याय 21 जिम लाउड साउंड कलेक्शन के लिए सिफारिश टिकट। अध्याय 21 जिम लाउड साउंड कलेक्शन के लिए सिफारिश टिकट। आदित्य चौहान 30 साल का पैकेज खोलना चाहता है और ये 2 साल तक चलेगा। लड़की सचमुच चौंक गई और जल्दी से बोली, मैं जाकर मैनेजर से कहूंगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ छूट दे सकती हूँ। अच्छा चलो, अगर उसके पास पैसा हो तो भी आदित्य चौहान का फायदा नहीं उठाया जा सकता। कम होना ही बेहतर है। लड़की जल्दी से ऑफिस में भागी। थोड़ी देर बाद ऑफिस से एक विस्मयकारी आवाज आई। क्या? 30 साल का पैकेज? लू शियाओयू, अपनी नौकरी का मजाक मत उड़ाओ। लू शियाओयू चिंतित हो गया। मैनेजर, मैंने जो कहा वह सच है। ये कैसे संभव है? मैनेजर घबराकर बाहर भागा और उसकी नज़र आदित्य चौहान पर पड़ी, क्योंकि आदित्य चौहान ही सारा काम संभाल रहा था। ये सज्जन, क्या आप $30 सालाना वाला टॉप लेवल पैकेज खरीदना चाहते हैं? मैं हूँ। आदित्य चौहान ने सिर हिलाया। ये मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया। वो इस पैकेज को खुद संभालने आया था और उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, सर, अगर आप इसे संभालना चाहते हैं तो मैं आपको 5.00% की छूट दे सकता हूं, अगर आप इसे 2 साल के लिए एकमुश्त करना चाहें। यह मेरा अधिकतम अधिकार है। ठीक है, करते हैं। 5.00% ज़्यादा नहीं है। दूसरे शब्दों में, छोटे मोटे भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल भेज दूंगा। मैनेजर लड़की को काउंटर पर ले गया और खुद ही उसे ऑपरेट किया। कुछ मिनट बाद आदित्य चौहान के सामने एक बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड रखा गया। आदित्य चौहान ने कार्ड स्वाइप किया और एक ही बार में पैसे दे दिए। अकाउंट प्रॉम्प्ट के बाद मैनेजर मानो सपना देख रहा था। सब कुछ बहुत सहज था, बिना किसी सौदेबाजी के। मैनेजर, मेरा कमीशन। लू शियाओयू उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, प्रतिशत कमीशन कम नहीं होगा। लू शियाओयू उत्साह से उछल पड़ा। 2%, यानी 12,000। उसकी 2 महीने की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। जहां तक आदित्य चौहान की बात है, वह खुद ही फिटनेस क्लब में चला गया।
यहाँ कई जगहें हैं, सामान्य फिटनेस, उन्नत व्यक्तिगत जिम और निजी प्रशिक्षक हैं। फाइटिंग ट्रेनिंग वगैरह के अलावा जब आदित्य चौहान बाईं ओर एक खुली जगह पर गया तब भी वह अभी भी एक बॉक्सिंग रिंग देख सकता था जो एक सामान्य मैच की तरह लग रहा था, और वहाँ पहले से ही 2 लोग लड़ रहे थे। यहाँ नए हो, एक पतली बनियान पहने एक आदमी जिसके चौड़े कंधे, उभरी हुई मांसपेशियां और थोड़ी सख्त आंखें दिख रही थीं। बगल वाली दीवार पर इस आदमी की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन की तस्वीर लगी है। कहना पड़ेगा कि इस क्लब ने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है। अगर आप नए हैं तो पीछे वाले हिस्से में जाए। संयोग से आज एक छोटा सा चैलेंज था और दूसरे क्लबों से कई छात्र आए थे। अगर आपकी रुचि हो तो मैं आपको ऊपर जाकर इसका अनुभव लेने दे सकता हूँ। आदित्य चौहान ने सिर हिलाया, लेकिन वह नहीं माना। इन 3 पैरों वाले बिल्ली जैसे छात्रों के लिए उसका मंच पर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। बिना कुछ कहे वह मुड़कर एक अलग जिम में चला गया और आदित्य चौहान दौड़ने से व्यायाम करने लगा। इस दौरान क्लब हाउस के मैनेजर ने कई कोचों को आने का इंतजाम किया, लेकिन जब उन्होंने आदित्य चौहान का फिगर देखा तो वे उसकी मदद नहीं कर सके। बाहर मैनेजर ने एक ट्रेनर को देखा जो सिर झुकाए और दांत पीसते हुए बाहर आया था और हतप्रभ होकर पूछा, आप भी बाहर क्यों आए हैं? आप हमारे क्लब हाउस में नंबर 1 फिटनेस ट्रेनर हैं और यह एक बड़ा ग्राहक है। मैं आपको बहुत सारा कमीशन दूंगा। किसे पता था कि फिटनेस प्रशिक्षक शर्मा गया। मैं नहीं सिखा सकता, मैं वास्तव में नहीं सिखा सकता। आप क्यों नहीं सिखा सकते? क्या आप सीखना नहीं चाहते? नहीं, कोच बोलने में झिझका और अंत में उदास चेहरे के साथ बोला, उसका फिगर मुझसे बेहतर है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? उसके शरीर के साथ ऐसा लगता है कि एक मुक्का मुझे गिरा सकता है, और उसने अंदर की अधिकतम शक्ति चालू कर दी। मैंने सुना है कि मैं बिना रुके आधे घंटे से ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूँ। इतनी अधिक शक्ति के साथ अगर मैं 10 मिनट भी दौड़ूं तो भी मुझे थकना ही है। बूम टिल्ड उनकी आवाज़ों के बाद कमरे में एक मुक्का गूंजा, लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं था और प्रबंधक ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से चिल्लाया, मैंने ये सब कह दिया है, आपको इसे देखने दें। भले ही आप सिखा नहीं सकते, आप मेहमानों को खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। यदि आप फिटनेस के लिए 60 का भुगतान कर सकते हैं तो आप साधारण हो सकते हैं। लोग, अगर यहाँ कुछ हुआ तो हम बर्बाद हो गए। आदित्य चौहान का फिगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये सिर्फ एक फिगर है। अभी अभी तेज आवाज हुई थी और उसने सोचा कि ट्रेडमिल टूट गया है या जमीन से टकरा गया। जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर भागा। आसपास की कई महिला कोच भी दौड़ी चली आईं। अभी अभी उन्होंने ये भी सुना कि एक बड़ा ग्राहक आया है, लेकिन यह उनकी बारी नहीं थी। कौन जानता था कि जैसे ही दरवाजा खुला आदित्य चौहान ने फिर से मुक्का मारा। मुक्का लगने पर रेत का थैला भी उड़ गया। कुछ लोग इतने डर गए कि उनके सिर सुन्न हो गए। ये ताकत बहुत भयानक है। अगर यह किसी को लग जाए तो मुक्का बेकार ही होगा। आदित्य चौहान को सिखाने के लिए जिन कोचों को अभी अभी बुलाया गया था उन्होंने भी अपनी लार गटक ली। शुक्र है वह नहीं माना, ये तो फिर भी एक प्रशिक्षण है। अगर यह एक अभ्यास है तो उसे पीट पीट कर मार डालना ठीक नहीं होगा। इतने सारे लोगों को एक साथ दौड़ते देखकर आदित्य चौहान ने भौहें चढ़ाईं, अपनी मुठ्ठियां उतारी, हिलते हुए सैंडबैग को सहारा दिया और गहरी आवाज में कहा, क्या हो रहा है आटिल्ड? मैनेजर चीखा और फिर समझाया, नहीं कोई बात नहीं। मैंने अभी इतनी तेज आवाज सुनी, मुझे लगा कि ट्रेडमिल टूट गई है और मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आदित्य चौहान ने बेबसी से कंधे उचका दिए। हलचल वाकई थोड़ी तेज थी। अभी अभी आए कई कोचों को उसने अस्वीकार कर दिया था। वह अकेले किसी कोच या किसी और के साथ अभ्यास करने की योजना बना रहा है। यहाँ के लोगों की शारीरिक फिटनेस शायद अच्छी नहीं है। मिस्टर जुआंग, अगर आप ठीक हैं तो हम बाहर चलते हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप ट्रेडमिल के पास वाले फ़ोन से रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं। ये देखकर कि आदित्य चौहान के पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैनेजर का यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ लोगों को बाहर ले गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि कोचों के इस समूह ने क्यों कहा था कि वे अब और नहीं पढ़ा सकते। क्या तुमने अभी देखा? ये फिगर बहुत अच्छा है। मैं जा रहा हूँ, ये बेहतरीन से भी बढ़कर है, यह एकदम सही है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियन भी इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, ताकत भी डरावनी है। हफ्ते के दिनों में कुछ महिला कोच जो परफेक्ट फिगर का दावा करती हैं, उन्हें लगता है कि वे कुएं के तले में पड़े मेंढक हैं। मैनेजर ने आह भरी और एक कप चाय के लिए ऑफिस वापस जाने की योजना बनाई। यह नया बड़ा क्लाइंट वाकई डरावना है। जहां तक आदित्य चौहान की बात है, वह पसीने से लथपथ निजी फिटनेस रूम से बाहर आने से पहले 8 बजे तक कसरत करता रहा था और उसने अपने गले में अभी अभी दिए गए तौलिए से अपना पसीना पोंछा। बॉक्सिंग रिंग के पास से गुजरते हुए वह फिर से वहां चला गया। वहां कोई नहीं था। आदित्य चौहान ने लापरवाही से दस्ताने और टोपी उठाए और कुछ मुक्के मारे। अगर आप अकेले किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपके पास समय हो तो शायद आप जाकर एक चैंपियन को वापस ला सकते हैं।
जैसे ही आदित्य चौहान अपने दस्ताने और टोपी उतारने ही वाले थे, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। नए कोच। आदित्य चौहान ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि प्रवेश द्वार पर 5 सुंदर शरीर वाली महिलाएं खड़ी थीं, जो उन्हें कुछ मनोरंजन से देख रही थीं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 22 वह एक ग्राहक है। अध्याय 22 वह एक ग्राहक है, मुझे हराओ। पैसा तुम्हारा है। थप्पड़ टिल्ड बॉक्सिंग रिंग में पैसों का एक ढेर फेंका गया। पहली नज़र में तो कम से कम दसियों हजार ही लग रहे थे। आदित्य चौहान पैसों के ढेर को देखकर चुप हो गया, बिल्कुल अवाक। क्या? बहुत कम। आवाज ठंडी थी, थोड़ी अहंकारी। औरत ने पास ही एक जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स उठाए, अपनी गर्दन घुमाए और खिलखिलाकर हंसी। बहन डोंग, दूसरों को तंग मत करो, हम बड़ी बहनों के पहले आने का इंतजार क्यों नहीं करते? एक छोटी लड़की ने आदित्य चौहान को घबराहट से देखा। डोंग पैन नाम की वह ठंडी और अहंकारी औरत भी उन नियमित मुक्केबाजों में से एक है जो अक्सर बॉक्सिंग का अभ्यास करने आती हैं। उसकी ताकत असाधारण थी और पूरे क्लब हाउस के कोच एक बार उससे हार गए थे। सिवाय इसके कि एक बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाला फाइटिंग कोच उससे ड्रॉ कर सकता है, यहाँ लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दूसरी जगहों से फाइटिंग करने वाले सदस्य सप्ताह के दिनों में यहाँ आते हैं। जब तक डोंग पैन एक चाल चलता है, वह हर बार चैंपियन होता है। कई बड़े लोगों ने भी उसे लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए मनाया, लेकिन इस डोंग पैन की पहचान कभी साधारण नहीं रही। स्वाभाविक रूप से वह इतने छोटे नाम के लिए लड़ने नहीं जाएगी। परिवार में अनगिनत संपत्तियां हैं जिनका ध्यान रखना बाकी है, इसलिए उसके पास इतना खाली समय नहीं है। ठीक है, आदित्य चौहान ने अल्टीमेट फाइटिंग टेक्निक हासिल करने के बाद से किसी से लड़ाई नहीं की है। लगता है इस महिला में कुछ हुनर होना चाहिए, इसलिए वह बस अपना हुनर आजमाना चाहती थी। आओ। डोंग पैन ने बॉक्सिंग रिंग के बाहर दोनों हाथों से दांव को सहारा दिया और कुशलता से उनमें बदल गई। आदित्य चौहान रस्सी खींचकर अंदर चढ़ गया। अरे मिस डोंग, जहां तक हो सके क्लिक करो। छोटी लड़की दुर्घटनाओं से डर गई और फिर से याद दिलाया। मैं समझ गई, वार्म अप करो। जब बड़ी बहन और बाकी लोग आएंगे तो फिर से मुकाबला होगा। मैं इस बार उससे नहीं हारूंगी। डोंग पैन ने एक आकर्षक मुस्कान दिखाए। यह आकृति साधारण है, यहाँ तक कि दिखावट भी 8 अंकों से ऊपर है। सफ़ेद शॉर्ट स्लीव्स और काले शॉर्ट्स पहने उसने एक अविश्वसनीय वीरता दिखाए। लेकिन जब डोंग पैन ने आंखें मूंदकर मैच से पहले आदित्य चौहान को मुक्का मारा तो उसके हाव भाव गंभीर हो गए और उसने तेजी से मुक्का मारा। छूटिल्ड जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी घुमाई, आदित्य चौहान ने बिना किसी दया के उसके गाल के बाईं ओर मुक्का मार दिया। उफ्टिल्ड डोंग पैन एक मुक्के से गिर पड़ा और चीख पड़ा। अगर दस्ताने न होते तो डोंग पैन शायद इस मुक्के के साथ खड़ा भी नहीं हो पाता। क्या तुम ठीक हो? आदित्य चौहान हिचकिचाया। ये बहुत लापरवाही थी। कोई बात नहीं, फिर आना। डोंग पैन ने अपने चांदी के दांतों को जकड़ा और जल्दी से पलट गया। इस बार वह अधिक सतर्क था। चूंकि आदित्य चौहान इतनी फुर्तीली है, तो नजदीकी मुकाबला ही वह चीज़ है जिसमें वह सबसे अच्छी है। थोड़ी देर बाद डोंग पैन ने पास आकर आदित्य चौहान की कमर पकड़ी, उसके पैरों को मोड़ा और उसके सिर को जकड़ लिया और थोड़ी संतुष्टि के साथ पूछा, कैसा है? क्या मैं कह सकता हूँ, यह उतना अच्छा नहीं है। आदित्य चौहान ने उसे पहले आते देखा और सोचा कि कोई चाल है। अंत में मेरी पैंट पूरी उतार दी गई। क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं? आदित्य चौहान अचानक उछल पड़ा। उसकी पीठ नीचे की ओर थी, उसके पैरों ने एक पल के लिए लड़की की गर्दन को जकड़ लिया और वह जोर से नीचे गिर गया। स्पर्श टिल्ड डोंग पैन ने अपनी आंखों में घूर उस महिला को देखते हुए, जो अब और लड़ने में असमर्थ दिख रही थी। आदित्य चौहान ने उसे छोड़ दिया, मंच के किनारे गए, हजारों युवान उठाए, थपथपाया और कहा, पहले चलो, अगली बार जब तुम्हारे पास करने को कुछ न हो तो इतना घमंडी मत बनो। अफसोस की बात है कि डोंग पैन पहले से ही बोल नहीं पा रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। दर्शकों में बैठी महिला ने जल्दी से रस्सी खींची और दौड़कर आई। बहन डोंग, कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? डोंग पैन को होश में आने में थोड़ा समय लगा और उसने घुटते हुए कहा, भाड़ में जाओ। धिक्कार है इस बच्चे को, क्या तुम मुझे जाने नहीं देती? कितना बड़ा आदमी, कितना कंजूस। भारी मुस्कान के साथ डोंग पैन उठा, बॉक्सिंग रिंग में बैठ गया और आधे घंटे आराम करने के बाद उसकी तकलीफ कम हुई। बाहर एक हॉट बॉडी वाली महिला अंदर आई। उसके पीछे एक लंबी और आकर्षक महिला दस्ताने बांध रही थी और उसने अजीब तरह से पूछा, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम जियाओ डोंग के साथ मिल गए हो? नहीं नहीं, महिलाओं के एक समूह ने जल्दी से डोंग पैन को थपथपाया। अभी अभी मिस डोंग ने किसी के साथ मुकाबला किया था और 2 चालों से हार गई थी। 2 चालें? मैं जाऊंगी, कौन इतना अच्छा है? हॉट फिगर वाली जून रुक्सिन आश्चर्य से अवाक रह गई। वह इस बहन को जानती थी और वह बिल्कुल अव्वल दर्जे की थी। हालांकि वह तनिषा वर्मा से थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि उनकी बहनों के समूह में तनिषा वर्मा के अलावा डोंग पैन सबसे बेहतरीन फाइटर है।
एक बेहद खूबसूरत छोटा भाई, उसे नया कोच होना चाहिए। छोटी लड़की आदित्य चौहान के मुक्का मारने के बारे में सोचकर शर्मा गई। नया कोच। तनिषा वर्मा डोंगपैन के पास गई और उसके चेहरे पर नजर डाली। अभी तो वो ठीक थी, लेकिन अब उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो बेहद शर्मिंदा लग रही थी। पीठ पर कपड़े ऊपर खींचते हुए, हालांकि चेहरे पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो भी नीला पड़ गया है। क्या ये लड़का समलैंगिक है? जियाओ डोंग कितना सुंदर है, वह कुछ भी कर सकता है। लड़कियों ने आंखें घुमाईं। यह जून ब्रॉक्सन हमेशा इतना मुखर था। मैं रिसेप्शन पर जाकर पूछती हूँ। तनिषा वर्मा ठंडे चेहरे के साथ बाहर चली गईं। जून ब्रुक्सन ने आंखें घुमाईं। मैं भी जाकर देखती हूँ। अरे अरे, बहन डोन को 2 चालों से वश में कर लिया गया है। बहन हान, मुझे लगता है इसे भूल जाना ही बेहतर है। लड़कियों का एक समूह चिल्लाया। लेकिन तनिषा वर्मा पहले ही जा चुकी थीं। नतीजतन वह कुछ ही मिनटों में वापस आ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या हो रहा है? लड़कियों के एक समूह ने पूछा। फ्रंट डेस्क ने कहा है कि ऐसा कोई कोच नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये किसी दूसरे बॉक्सिंग क्लब का कोच या बॉक्सर हो सकता है? मैंने कहा कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। होना चाहिए। लगता है बदला लेने का कोई मौका नहीं है। जून ब्रुक्सन ने नाक भान से कुड़ी। अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उसका सिर उड़ा दूंगी। अगर तुम इतनी घमंडी हो तो तुम्हें जियाओ डोंग से बदला लेना ही होगा। डोंगपैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, मैं बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हूँ। एक साधारण बातचीत और देखभाल के बाद डोंगपैन को भी आराम करने के लिए वापस भेज दिया गया। उसकी इस हालत में अगर वह 10 दिन और 1.5 महीने तक आराम नहीं करती तो शायद वह ठीक नहीं हो पाएगी। क्लब हाउस में कोच ने डोंगपैन को देखा जो लंगड़ा रहा था और दंग रह गया। लोगों के जाने के बाद वे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग निगरानी की जांच करने भी गए। जब मैं छोटा था तो क्लब हाउस के बारे में खबर फैल गई। मैंने नहीं सुना। उस मादा टायरानोसॉरस को जमीन पर पटक दिया गया था। मादा टायरानोसॉरस? तुम्हारा मतलब डोंगपैन है? क्या वह नहीं है? हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए कोई न कोई मिल ही जाता है, और हर बार जब मैं हजारों फेंकता हूँ तो नतीजा ये होता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। जिसने भी यह खबर सुनी, क्लब हाउस के सभी लोग दंग रह गए। क्लब हाउस के सभी कोच डोंगपैन से नफरत करते थे, लेकिन वे उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। आमतौर पर वह बहुत घमंडी होता है, लेकिन इस बार उसने आखिरकार लोहे की प्लेट पर लात मार ही दी। जानते हो किसने किया? निगरानी देखकर लगता है कि कोई नया ग्राहक होगा जिसे दोपहर में ही कार्ड मिला होगा। मेहमान। कुछ लोग जो इंतजार नहीं कर सकते थे वे भी निगरानी देखने के लिए पीछे पीछे आ गए। आदित्य चौहान के मुंह के मारने के तरीके को देखकर सब चौंक गए। किसी ने तो कमरे में अकेले आदित्य चौहान की ट्रेनिंग की निगरानी भी निकाल ली। पसीने से तरबतर और पंचिंग बैग की गर्जना देखकर सिर में सिहरन हो रही थी। ये बहुत डरावना है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस मुक्के ने मुझे मारा, मैं कराह भी नहीं पाया। अगले जन्म में मुझे एक और मुक्का लग सकता है। फिटनेस क्लब से निकलने के बाद आदित्य चौहान ने पास में एक होटल ढूंढा, टेकअवे का ऑर्डर दिया, स्नान किया और रात के लिए आराम किया। इतने लंबे समय तक व्यायाम करने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। लेकिन चमत्कारिक रूप से अगली सुबह वह फिर से तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जैसे ही वह उठा और नहा धोकर घर के दरवाजे की ओर बढ़ा, किसी ने उसे रोक लिया। सब लोग, देखो, यह एक कृतघ्न कमीना है। आदित्य चौहान के कानों में एक करुण चीख सुनाई दी और एक मजबूत बुढ़िया उसके सामने लेट गई। देखने की जरूरत नहीं है, बस आवाज सुनकर ही पता चल जाता है कि यह तुम्हारी बुआ है। सभी पड़ोसी भी उसकी ओर इशारा करते हुए दौड़ पड़े। आसपास के इलाके से कई पत्रकार दौड़े, उनके कैमरे तस्वीरें खींच रहे थे। आदित्य चौहान ने उदास चेहरे से ये दृश्य देखा और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह बुआ के परिवार ने ही किया है। यही है, सब इसका पर्दाफाश करो, ये बहुत बेरहम है। चेंग हुआई ने आदित्य चौहान की ओर इशारा किया, जिसके साथ एक लाल बालों वाली युवती थी। बुआ के परिवार के पास स्वाभाविक रूप से इतने सारे पत्रकारों को बुलाने की क्षमता नहीं थी। बदकिस्मती से इस छोटी बहन का बड़ा भाई अखबार का प्रधान संपादक है। थोड़े से मानवीय संबंधों का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में पत्रकारों को जुटाया जा सकता है। जब पोल खुलेगी तो आदित्य चौहान एक आवारा चूहा बन जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा फैलने के बाद कौन उसके साथ व्यापार करने की हिम्मत करेगा? व्यापारी जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वह है ईमानदारी और चरित्र। श्रीमान जुआंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने जो कहा वह सच है? श्रीमान जुआंग, आप क्या व्यापार करते हैं? श्रीमान जुआंग, क्या आपकी मां सचमुच पैसे उधार लेने अपने मायके गई थी? पत्रकारों के एक समूह ने आदित्य चौहान के सामने माइक्रोफोन रख दिया। आदित्य चौहान ने मुंह बनाया और अंदर जाने के लिए दरवाजा धक्का देकर खोला। एक पत्रकार ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और जबरदस्ती अंदर घुसने की भी कोशिश की।
आदित्य चौहान ने उस आदमी का हाथ जोर से भींच लिया, जिससे पत्रकार अचंभित रह गया। कई पत्रकारों ने एक साथ दरवाज़ा धक्का दिया, तो भी आदित्य चौहान ने सभी दरवाजे बंद कर दिए। चुटकी काटे हुए पत्रकार ने दर्द से अपने हाथ भींच लिए। कलाई पर चोट का निशान देखकर उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उस दिन दोपहर के समय तरह तरह की खबरें छाई हुई थीं। बेईमान, मुनाफाखोर, कृतघ्न, पुराने रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए, इलाज के लिए पैसे उधार लेता था, फिर जेल जाते जाते बचा, क्या हुआ। इन आकर्षक सुर्खियों ने कमरे में बैठकर अपना फोन देख रहे आदित्य चौहान को शांत कर दिया। मानो कुछ पक रहा हो। नीचे, रिपोर्टर को बुरी तरह पीटा, कलाई तोड़ दी की भी एक हेडलाइन है। इसके साथ अस्पताल में जांच की तस्वीर और कलाई पर चोट के निशान भी थे। ये सब एक सामान्य व्यवसायी के लिए एक घातक आघात होगा। अब से इस व्यवसायी की वरणलोक में निश्चित रूप से बदनामी होगी। लोगों के शब्द भयानक होते हैं और 3 लोग बाघ बन जाते हैं। आदित्य चौहान ने सांस छोड़ी और अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के से थपथपाया। कुछ ही देर बाद उसे एक फ़ोन आया। हेलो, क्या यह मिस्टर जुआंग हैं? मैं डुइन का एक कर्मचारी हूँ। आप उस दिन हमारी कंपनी में हस्ताक्षरित अनुबंध से चूक गए थे। हमने उसे आपके पास पहुंचाने के लिए किसी को भेजा है। अब वह कर्मचारी जिसने अनुबंध पहुंचाया था आपके नीचे ही मौजूद है। ओह, इतनी जल्दी? ये वाक्य डूशी की कार्यक्षमता का नहीं, बल्कि व्यवस्था का बखान है। श्री जुआंग मजाक कर रहे थे। उन्हें पकड़े जाने से पहले उन्हें कार्यालय में लगभग 1 सप्ताह लग गया। ये हमारी लापरवाही है। इसके अलावा अब आप हमारे डुइन के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। आपके पास 50.00% से अधिक शेयर हैं, इसलिए अन्य शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से चर्चा करने के बाद और आपको शेयरधारक समूह में शामिल किया जाएगा, और यदि कार्यदिवसों में डाउट पर कोई भी स्थिति होती है तो आपको शेयरधारक समूह में सूचित किया जाएगा। समझ गया। फोन का जवाब देते हुए आदित्य चौहान ने दरवाजा खोला और सामान लेने के लिए नीचे चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर कई लोग 10 मीटर से अधिक की दूरी से तस्वीरें ले रहे थे और क्लिक की आवाज़ अंतहीन थी। आदित्य चौहान ने अनुबंध लिया और जल्दी से कमरे में वापस चला गया। जब मैं छोटा था, मैं मोबाइल फ़ोन पर सोशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था और मेरे पास मित्र अनुरोध आते थे। ये जियानुआन नाम की एक लड़की है। आदित्य चौहान को जोड़ने के बाद उसने एक प्यारा सा भाव भेजा। जियाओ नुआन, श्रीमान जुआंग, मैं कंपनी द्वारा आपके लिए नियुक्त सचिव हूँ। सचिव? आदित्य चौहान मुस्कुराया। ये लोग वाकई काम करना जानते हैं। जियाओ नुआन, हाँ, मैं आपके लिए शेयरधारक समूह में शामिल होने की व्यवस्था करूंगा। इसके बाद आदित्य चौहान को एक समूह में खींच लिया गया। अंदर जाने पर सभी का स्वागत हुआ। शेयरधारक समूह में स्वमीडिया में आश्चर्यजनक स्थिति वाले दिग्गजों का एक समूह है। डूशी चीन का नंबर 1 लघु वीडियो सॉफ्टवेयर है और इसका ट्रैफिक भयानक है। जहां तक आदित्य चौहान लोगों को जानते थे, 10 में से 9 लोगों ने डूटीवी डाउनलोड किया था। यहां तक कि आदित्य चौहान खुद भी अक्सर इसे देखते थे। निर्देशक जू, हाँ, सब लोग, क्या आपने दोपहर में वनलोक से आई वह खबर पढ़ी है? ये बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं पता कि इन अखबारों के साथ किसने खिलवाड़ किया। मिस्टर लियू, हाँ, मैंने भी इसे पढ़ा है। जिस व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट की गई है वह सचमुच बदकिस्मत है। यह मूल रूप से कोई बड़ी या छोटी बात थी, लेकिन इसे इसी कारण से बनाया गया था। अब से वनलोक में मुझे डर है कि यह खत्म हो गया है। श्री वांग, यह अफसोस की बात है। मैंने सुना है कि रिपोर्ट किया गया व्यक्ति एक युवा है जो कम उम्र में कोएनिग्सेग चला सकता है। कीमत लगभग 5,000 मिलियन है और उसका पारिवारिक भाग्य काफ़ी समृद्ध है। भविष्य में वह इसी तरह बड़ा होगा और एक बिजनेस टाइकून बनेगा। इस बार हमें जगह बदलनी पड़ी और शुरुआत करनी पड़ी। जियो नुआन, ही, मिस्टर जुआंग, क्या आपने सुना? आपको इतनी बड़ी चीज़ देखनी चाहिए थी, है ना? भीड़ का उपहास सुने। आदित्य चौहान ने अपनी उंगलियों से फ़ोन को टैप किया और थोड़ी देर बाद शब्दों की एक पंक्ति भेजी। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह मैं हूँ। वाह! अचानक शेयरधारक समूह भड़क गया। सभी प्रकार के आश्चर्य भाव, प्रश्न चिन्ह वाले भाव सीधे स्क्रीन स्वाइप कर रहे थे। ये कैसे संभव है? श्री जुआंग, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? यह आप हैं। आपके साथ खिलवाड़ करने की इतनी हिम्मत कौन कर रहा है? क्या आपको मदद चाहिए? शेयरधारकों के एक समूह ने जल्दी से बात की। आदित्य चौहान इतनी कम उम्र में कोएनिग्सेग चला सकते हैं और चीन की नंबर 1 शॉर्ट वीडियो कंपनी के 50.00% से ज़्यादा शेयर भी हासिल कर सकते हैं। उनकी पहचान इतनी साधारण कैसे हो सकती है? बस एक हाथ और एक आंख। इतनी छोटी सी बात के लिए वे फिर भी मदद करने को तैयार हैं। श्रीमान जुआंग, जब तक आप बोलते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये सभी अखबार अगले दिन अपनी बात बदल देंगे। हुसानवेई नाम के एक शेयरधारक ने टाइप किया। ज़रूरत नहीं है, आप तो बस एक जोकर हैं।
आदित्य चौहान ने सोशल सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, टिकटॉक चालू किया, थोड़ी देर यूं ही ब्राउज किया और फिर उनकी नज़र एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी पर पड़ी। ये बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी लाइव प्रसारण कर रही थी, जिसका उपनाम टुआन था। आदित्य चौहान ने सीधे बैंक कार्ड बांधा और 100 मिलियन लेकर दौड़ पड़े। सीधे 10 कार्निवल स्वाइप किए, कुल 3000 युआन, तुरंत दुनिया भर में चर्चा में। भाड़ में जाओ। स्थानीय तानाशाह। लाइव प्रसारण कक्ष में एक विस्मयादिबोधक ध्वनि हुई, यहाँ तक कि तुवान भी दंग रह गई। वह जीवित चिकन खा रही थी, तभी उसने अचानक 10 कार्निवल को उड़ते हुए देखा। ए ब्रेवरी द्वारा पुरस्कृत कार्निवल की बदौलत ये लहर बहुत अच्छी है। सप्ताह के दिनों में उसके लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोग उपहार स्वाइप भी करते हैं, लेकिन एक बार में 10 स्वाइप करना अपेक्षाकृत दुर्लभ है। आदित्य चौहान भी लाइव प्रसारण कक्ष में आज की पुरस्कार सूची के शीर्ष 10 में शामिल हो गए। जियो तुवान को कुछ बार धन्यवाद देने के बाद वह खेल जारी रखने ही वाला था। मैंने स्क्रीन को टिमटिमाते देखा और बहुत सारे कार्निवल उड़ते हुए गुजर गए। तुवान को 10 कार्निवल पुरस्कृत करने के सुझाव। तुवान को 10 कार्निवल पुरस्कृत करने के सुझाव। तुवान को 10 कार्निवल पुरस्कृत करने के सुझाव। इस अध्याय का अंत। अध्याय 24 मुसीबत इतनी बड़ी है कि इसकी कीमत 1 है। अध्याय 24 मुसीबत इतनी बड़ी है कि इसकी कीमत 1000 है। सभी कार्निवल ने लाइव प्रसारण कक्ष को उड़ा दिया। धुंधली घास। सुपर अमीर। पागल टुआन को गोद लिया जा रहा है। सूची में पहला स्थान फेंक दिया गया था, यह भयानक था। 100 कार्निवल, 30 नीचे फेंक दिए गए। डरावना। और कार्निवल अभी भी चल रहा है। एक पल में 333 कार्निवल ने स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। टुआन हक्का बक्का रह गया, उसने गेम खेलने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे बंदूक की लड़ाई में मारा गया। आभारी। एक शरीर, एक बाघ की हिम्मत। बोलते हुए भी वह हकला रहा था। आदित्य चौहान सीधे लाइव प्रसारण कक्ष से बाहर निकल गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट देखते हुए लोगों का समूह और भी पागल हो गया। क्या हुआ? बॉस इनाम देकर चला गया। मैं जाता हूँ। टुआन का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, शायद निराश है। गुआंगशांगशेन। एक मध्यम आकार के अपार्टमेंट में एक सुंदर लड़की ने स्क्रीन को बेवकूफ़ी से देखा। एक शब्द भी बोलने में असमर्थ, उसने सुंदर बहादुरी के जाने के बाद ही अपने होश संभाले और जल्दी से लाइव प्रसारण कक्ष से बाहर निकल गया। दोस्तों को जोड़ने के लिए आदित्य चौहान को खोजने के लिए दूसरे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, लेकिन काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी वह स्तब्ध होकर लाइव प्रसारण कक्ष में लौट आया। मैं जाऊंगा। टुआन बेवकूफ़ है। मैं जाकर देखूंगा कि यह बड़ा आदमी कहाँ गया है। हे भगवान, ये भाई शेंग के साथ वहाँ है। और इस समय आदित्य चौहान जू हुआ शेंग नामक एक लाइव प्रसारण कक्ष में आ गया था और ये 333 रॉकेट था। 100 मिलियन सीधे उड़ गए। ये बहुत डरावना है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आदित्य चौहान द्वारा पुरस्कृत बड़ी इंटरनेट हस्तियां और छोटी इंटरनेट हस्तियां एक के बाद एक मित्र जोड़ने लगीं। आदित्य चौहान द्वारा उन सभी को जोड़ने के बाद जियो टुआन ने भी बड़ी संख्या में आदित्य चौहान के मित्रों को जोड़ा। उनमें से अनगिनत लोग थे जो आदित्य चौहान को मित्र के रूप में जोड़ना चाहते थे, लेकिन आदित्य चौहान ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। आदित्य चौहान के इस कदम ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस टिपिंग उन्माद के दौरान अनुयायियों की संख्या, जो पहले बहुत अधिक नहीं थी, कुछ ही घंटों में तक बढ़ गई। उन बड़े लाइव प्रसारण कमरों ने बड़ी संख्या में प्रशंसकों को आकर्षित किया। समाचार देखने आए अनगिनत लोगों के अलावा जब टिपिंग उन्माद समाप्त हुआ तो से अधिक प्रशंसक थे। जियो टुआन, बॉस क्या आप वहाँ हैं? आदित्य चौहान ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। मैं आज यहाँ एक इनाम देने आया हूँ, जिसमें से एक है इन इंटरनेट सेलिब्रिटी दोस्तों को जल्दी से प्राप्त करना और दूसरा प्रशंसकों को आकर्षित करना। अगले कुछ दिनों में आदित्य चौहान ने कभी कभी समाचारों का पालन किया और यहाँ तक कि जूची के माउंटेन रिजॉर्ट की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन भी किया। वह अक्सर पुरस्कार देने के लिए ऊपर जाएगा, वैसे भी वह बड़े या छोटे इंटरनेट हस्तियों को कम या ज़्यादा पुरस्कार देगा। साथ ही उनकी गतिविधि के कारण कुछ ही दिनों में प्रशंसकों की संख्या 40 से अधिक हो गई है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वह तैयारी कर रहा है, योजना बना रहा है या नहीं कर रहा है, या चेंग परिवार के पिता और पुत्र को कभी ठीक न होने दें, यहाँ तक कि उन अखबारों को भी उसे एक एक करके कीमत चुकानी होगी। डॉशी के शेयरधारकों से मदद करने के लिए कहना अधिक से अधिक यह मामले को शांत करेगा और चेंग परिवार और उसके बेटे को दंडित करेगा। उन अखबारों का क्या जिन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उस पर ताबड़तोड़ हमला किया? क्या आप सारी शिकायतें यूं ही मुस्कुराकर दूर कर सकते हैं? बेफिक्र, नामुमकिन। हालांकि आदित्य चौहान संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका पेट फूला हुआ हो। रुको। आदित्य चौहान ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उन अखबारों की तरफ देखा जो लगातार रिपोर्ट कर रहे थे और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी।
ये अखबार जितनी ज़्यादा रिपोर्ट करते, हंगामा उतना ही बढ़ता और उसके बाद मौतें भी उतनी ही भयानक। समय धीरे धीरे अनजाने में ही बीतता गया। डाउट भी तरह तरह के वीडियो से भरा पड़ा है। डाउट पर उन अखबारों के आधिकारिक अकाउंट भी लगातार बोलने लगे, यह अमीर आदमी घिनौना है, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं। मुझ में डांटने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ और बार डांटता रहूंगा। अगर मैं होता तो मुझे इस कमीने को इलाज के लिए पैसे उधार नहीं देने चाहिए थे। इसे मरने देना कैसा रहेगा। वीडियो के नीचे तरह तरह की कटु टिप्पणियां भरी पड़ी हैं। तूफान भी लगातार उठ रहा है। ये और भी भयावह होता जा रहा है। यह एक उफनती लाल लहर में बदल गया, मानो आदित्य चौहान को डुबाने के लिए। वनलोक शहर ही नहीं, बल्कि अब आदित्य चौहान पूरे देश में मशहूर है। यह उसका सफाया करने और उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए है। वह जहां भी जाए उसे एक गली का चूहा ही रहने दो। फेग्यांग अखबार। चैंग परिवार के पिता और पुत्र जू पेई संपादक के कार्यालय में बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दरवाजे के पास कुर्सी पर लाल बालों वाली एक छोटी लड़की अपने पैरों को क्रॉस करके सिगरेट पी रही थी। एक गंजा अधेड़ उम्र का 30वां दशक का आदमी आंखें बंद किए, अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाए, अपने मोबाइल फोन पर कई रिपोर्टों को देख रहा था और एक व्यंग्यात्मक भाव दिखा रहा था। चूंकि आपके बेटे का मेरी बहन के साथ संबंध पहले ही बन चुका है और वह गर्भवती पाई गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप हमारे निंग परिवार का हिस्सा मानी जाएंगी। यह मामला और भी उलझता जाएगा। यह आदित्य चौहान बर्बाद हो जाएगा। समय आने पर इसकी संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। समाज के नियमों के तहत इसकी पूरी जांच भी होगी। दुनिया के सारे कौवे काले होते हैं। इसने इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये कभी सामान्य रास्तों से नहीं गुजरेगा। जब समय आएगा तो बस मर जाएगा। ये सुनकर जू पेई को सुखद आश्चर्य हुआ। संपादक निंग ने कहा कि यह मामला आपकी बदौलत है। 20 करोड़ सुरक्षित लग रहे हैं। 20 करोड़, यह इतनी बड़ी बात है। तुम्हें 20 लाख चाहिए। ये तो बेतुका है। निंगबो ने तिरस्कार से इस किसान महिला को देखा और उसके पीछे कुर्सी पर टिक गई। 5 करोड़ वाला कोई नहीं है और वह इस मामले को सुलझाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। 50 करोड़। चैंग परिवार के पिता और पुत्र जू पेई सभी अचंभित थे। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या आदित्य चौहान सचमुच इसे देगा? क्या डर? सच कहूं तो मैंने जांच की है। इस आदित्य चौहान के नाम पर कई संपत्तियां हैं। वर्तमान स्थिति में 500 मिलियन तो दूर, उसे इसे 1000 मिलियन तक देना होगा। अन्यथा उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। कोई भी उसके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनते ही चेंग हुआई की आंखें चमक उठी और उसने लालच से कहा, तो यह 1000 मिलियन है। 1000 मिलियन? बेटा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। जैसा कि कहा जाता है, तुम लोगों को जल्दी में नहीं धकेल सकते, अन्यथा खरगोश तुम्हें काट लेगा। 1000 मिलियन, बस इसलिए कि हम उसकी पहचान उजागर न करें। यदि आप इसे नहीं देते हैं तो उसकी पहचान जनता के सामने प्रकट हो जाएगी। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि यह हमेशा जुआंग ही होता है, उसका असली नाम नहीं? यहाँ तक कि उसकी तस्वीर भी मोज़ेक की गई है। चैंग परिवार के पिता और पुत्र को अचानक एहसास हुआ, तो यह मामला है। प्रधान संपादक निंग शानदार हैं। हे, इस मामले को पूरी तरह से हल करना इतना आसान नहीं है। उस समय हम थोड़ा थोड़ा करके उसका खून निचोड़ लेंगे। पर्याप्त धन के साथ हमें इस जीवन में इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सफ़ेद ज़ैड शतरंज है? आप बस 2 जोड़े खरीद सकते हैं। निंगबो ने भयावह रूप से उपहास किया। जू पेई ने भी अपने घिनौने पीले दांत दिखाए। चैंग परिवार के पिता और पुत्र ने एक दूसरे को और भी अधिक लालच दिखाते हुए देखा। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा। 10 जन्मों में आप इसे नहीं कमा सकते। इस अध्याय का अंत अध्याय 25 ये समय है। अध्याय 25 ये समय है। तूफान अभी भी मंडरा रहा है। पूरा नेटवर्क गड़बड़ में है। भाला आदित्य चौहान पर निर्देशित था और भारी दुर्व्यवहार का दौर शुरू हो गया। आदित्य चौहान अभी भी घर पर ही रहे और वायरस के फैलने की रिपोर्ट देखते रहे। वह चीज़ों के खुलने का इंतजार कर रहा है। वह हर चीज़ के चरम पर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। इस बीच वह एक कॉल का इंतजार कर रहा था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक आदित्य चौहान ने एक टिप्पणी नहीं देखी। इस तरह के इंसान को गोली मार देनी चाहिए। इसे सिर्फ एक छोटा सा वाक्य, गुस्से के बाद अनर्गल भाषण की तरह मत समझिए। लेकिन यही वो शब्द थे जिन्होंने आदित्य चौहान को एहसास दिलाया कि चीज़ें उसकी कल्पना के और करीब पहुंच रही थीं। क्या हो रहा है? क्या वनलोक ने अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है? ऐसे बेरहम मुनाफाखोर ने ज़रूर बहुत बुरे काम किए होंगे। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि, इसके पीछे क्या है? ब्रश टिल्डर और भी ज़्यादा टिप्पणियां और ज़्यादा उग्र होने लगीं। आदित्य चौहान को पता था कि यह लगभग हो चुका है। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और डुविशन शेयरधारक समूह पर एक संदेश भेजा। आज रात चाहे कोई भी वीडियो सुर्खियां बने, आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। ये वाक्य पोस्ट करने के बाद आदित्य चौहान ने सोशल सॉफ्टवेयर बंद कर दिया और टिकटॉक चालू कर दिया।
लेकिन शेयरधारक समूह में विस्फोट हो गया। क्या हो रहा है? क्या मिस्टर जुआंग कोई कदम उठाने वाले हैं? बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब और क्या किया जा सकता है? मिस्टर जुआंग, जल्दबाजी में मत बनो, इसे सहन करो और आगे बढ़ो। हालांकि आदित्य चौहान ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने उपहास किया और डाउट पर बड़ी संख्या में इंटरनेट हस्तियों से संपर्क किया। इन लोगों को कुछ जानकारी भेजो। शिंग, मैं जाता हूँ भाई, ये क्या बकवास है? टुआन, क्या ये सच है? ये तो अयून, ये खबर तो बहुत बड़ी है। नीचे बड़ी संख्या में छोटी इंटरनेट हस्तियां भी हैं जिन्होंने उन्हें ढेर सारी जानकारी भेजी है। आदित्य चौहान ने एक साथ जानकारी भेजी और जवाब दिया, ये बहुत बड़ी खबर है, अगर ये सामने आई तो आपका ट्रैफिक ज़रूर बढ़ेगा। छोटी इंटरनेट हस्तियों के लिए ये पलटवार करने का एक अच्छा मौका है। बड़ी इंटरनेट हस्तियों के लिए भी ये काफ़ी ट्रैफिक लाएगा। हर कोई अपने हाथों में जानकारी देखकर हैरान रह गया, कुछ देर तक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। अंदर की चीज़ें अविश्वसनीय हैं। वो रात एक नन्हा इंटरनेट सेलिब्रिटी कांपता हुआ एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर रहा था। बड़ी खबर, आज मुझे गलती से पहली बार जानकारी मिली, सब लोग इसकी सच्चाई जानने में मेरी मदद करें। इतना कहकर उसने उस पर जानकारी पोस्ट कर दी। उसके प्रशंसक सिर्फ दसियों हजार हैं, जो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। उसने जो पैसा कमाया वह ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन हज़ारों प्रशंसकों ने इस मोड़ पर यह पहली बार जानकारी देखी और वे सभी अजीब तरह से शांत हो गए। कुछ ही घंटों में हज़ारों लाइक्स आ गए, लेकिन एक भी टिप्पणी नहीं आई। 8 बजे के बाद ही पहली टिप्पणी आई। कहना मुश्किल है, इसमें विवरण बहुत विस्तृत है और सबूत भी कम है, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह संभव है। पहली टिप्पणी के साथ दूसरी टिप्पणी भी आएगी। हालात थोड़े अजीब हैं। अब क्या है? क्या आपने नहीं कहा था कि जुआंग कृतघ्न है? यह अफवाहों से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? जानकारी बहुत ज़्यादा थी और देखते ही देखते हज़ारों टिप्पणियों में बदल गई। इस नन्हे इंटरनेट सेलिब्रिटी के प्रशंसकों की संख्या भी आसमान छूने लगी है। एक ही रात में वह हज़ारों प्रशंसकों वाले एक छोटे इंटरनेट सेलिब्रिटी से 10,000 से ज़्यादा प्रशंसकों वाले एक ट्रैफिक इंटरनेट सेलिब्रिटी में बदल गया है। फैनचेंग में एक युवक एक साधारण किराए के कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा है। कमरे में तरह तरह के शूटिंग उपकरण हैं। मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे प्रशंसकों को घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह 3 साल से इंटरनेट सेलिब्रिटी है, लेकिन उसकी उपलब्धियां न बड़ी हैं न छोटी। वे मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, आम मजदूर वर्ग के लोगों से अलग नहीं। मुझे हर दिन दिमाग लगाना पड़ता है और तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, सिर्फ फॉलोअर्स तक ही पहुंचा। नतीजा, एक ही रात में ये बढ़कर 10,000 जोड़ हो गया। वह हक्का बक्का रह गया। उसके सामने सब कुछ उसे एक सपने जैसा लग रहा था। कितना अवास्तविक! केकड़ा खाने वाला पहला व्यक्ति होने के नाते उसे नहीं पता कि यह केकड़ा जहरीला है या नहीं, लेकिन उसने सचमुच इसे खाया और इसका स्वाद ऐसा लगा कि उसकी हड्डियां तोड़कर गूदा चूसने की इच्छा हुई। उसने तुरंत आदित्य चौहान से फिर संपर्क किया। बॉस, क्या आपके पास कोई और जानकारी है? ये खबर अद्भुत है। आदित्य चौहान घर पर बैठे भेजे गए पहले मैसेज को देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ बोले, जल्दी नहीं है, मौके हैं, थोड़ा और इंतजार करो, समय खत्म नहीं हुआ है, तुम आ गए हो और ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ठीक है, बस मैं बहुत हैरान हूँ बड़े भाई, तुमने मेरी मदद क्यों की? इस रात मेरे 11 फॉलोअर्स बढ़ गए, जो बहुत बुरा है। तुम्हारी मदद? हाँ, गिनती मत करो, मुझे बस कुछ दिलचस्प चीज़ें मिलीं। इसे अपनी मदद माना जा सकता है। अपनी मदद? ज़ियाओ वांगहोंग ने किराए के कमरे में आखिरी पैराग्राफ पढ़ा और गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन वह हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। कोई बात नहीं, खैर, मैंने इस पर सीधे तौर पर कोई आपत्ति नहीं जताई या इस अमीर आदमी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ डाउट पर्यवेक्षण विभाग। एक वाइब्रेटो को देखकर इसे तुरंत शीर्ष पर पिन कर दिया गया। अनगिनत लाइक्स आने लगे। वह दंग रह गया। ये कैसा वीडियो है? किन्वन की गति बहुत तेज है। वह उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सका, और जब उसने अंत देखा तो वह दंग रह गया। यह क्या है? उल्टबासी, मुनाफाखोर और अमीर लोग जो हाल ही में समाचारों और वाइब्रेटो में खूब शोर मचा रहे हैं, क्या वाकई उनकी कोई अंदरूनी कहानी है? लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। छोड़ो, चलो ऊपर वालों से बात करते हैं और देखते हैं कि वे क्या चाहते हैं। कोई धक्का मत दो, उसने अपने मैनेजर को संदेश भेजा। मैनेजर अपने कार्यालय में बैठा है और उसका फ़ोन आया है। ठीक है बॉस, चिंता मत करो, मैं समझ गया। जब तक इस पहलू के बारे में जानकारी अफवाह और दिमाग धोने वाली नहीं है, मैं आज रात इसके बारे में नहीं पूछूंगा। सिफारिश के लिए समझो। थप्पड़ टिल्डर फ़ोन रखकर वह कुर्सी पर धंस गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, फिर से फ़ोन आ गया।